जी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम गुड 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 गुड। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। बिल्कुल। तो आपके काफी कुछ सवालात थे इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जीसीसी के अंदर, तो मैंने कहा चलें आपके साथ एक सेशन कर लें, उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और श्योर, मैं भी वेरी शेयर कर गुड। लूंगा, आप भी शेयर कर लीजिएगा, तो आसानी हो जाएगी। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली। द स्टेज इज तो योर्स। तो बेसिकली मेरे को मतलब द फर्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि हम्म मतलब यू आर वर्किंग इन द जीसीसी फॉर पास्ट कपल ऑफ इयर्स, जैसे यू सेड कि 13 14 15 इयर्स, राइट? हम्म तो ये आपने कैसे इवॉल्व होते देखा है रियल एस्टेट को? हम्म हाउ व्हाट काइंड ऑफ चेंज हैज हैपेंड फ्रॉम द पास्ट 15 ईयर टिल दिस ईयर? हम्म मतलब ये जो 2024 की सदी अगर लेते हैं हम लोग, हम्म so हम्म how evolve happened, what kind of changes have you seen listed? हाँ, हम्म किस तरीके के what kind of players have you seen, those who came into the market? हाँ, हम्म किस तरीके के काम किए उन्होंने? How, in what kind of, what kind of values did they bring? हाँ, हम्म हम्म what the prominent players? हाँ, हम्म right now, let's say people who started at a very early stage in Dubai. 15 साल तो आई खैर, मतलब उस टाइम पे आई गेस द मार्केट वाज नॉट वेरी मैच्योर, मतलब नॉट मैच्योर एज वी आर सीइंग राइट नाउ। हाँ, तो मैं ये सारी चीजें थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ। हाँ, हम्म। ये इवॉल्व आपने इस चीज को, मतलब द काइंड ऑफ चेंज दैट यू हैव सीन, आप मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं, बड़ा अच्छा So that- क्वेश्चन है और बड़ा लोडेड क्वेश्चन है। आपने एक ही क्वेश्चन में जो है वो उनकी हिस्ट्री और फिर उनकी वैल्यूज और फिर वो क्या मार्केट में इस वक्त ऑफर कर रहे हैं ये पूछा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा ब्रीफ रहूं। दरअसल जो पहले ये जीसीसी रहा है वो ऑयल पे डिपेंडेंट रहा है और उनका जो रेवेन्यू निकलता था ज्यादातर ऑयल पे डिपेंडेंट रहा वो। अब जो एक चीज बड़ी डिफरेंट हो रही थी जीसीसी के अंदर वो दुबई था जो बड़ा डिफरेंट हो रहा था, क्योंकि राइट। दुबई में जो थोड़ा बहुत ऑयल था वो यूटिलाइज हो गया था और उनके पास उतना ऑयल था नहीं जितना दूसरी स्टेट्स के पास ऑयल था। अबू धाबी के पास बहुत ऑयल था है, सऊदी अरेबिया के पास बहुत ऑयल है, कतर के पास गैस है, कुवैत के पास बहुत ऑयल है, ओमान के पास भी राइट। ज्यादा ऑयल था दुबई से। लेकिन दुबई ने फिर ये डिसाइड किया कि अगर ऑयल नहीं है तो हम बैठ नहीं सकते और हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा कि हम अपनी इकोनॉमी को ड्राइव कर सकें। और ये बड़ा जस्ट जस्ट थोड़ा सा, मतलब ये किस साल की बात कर रहे हैं? विच ईयर वी आर टॉकिंग अबाउट? ये हम बात कर लें अर्ली अर्ली 2000 की, अर्ली 2000, so 2000 24 24 इयर्स अगो, 24 years back. 24 ठीक है, ठीक। या उससे भी पहले थोड़ा सा ले जाएं, क्योंकि विजन तो उनका उसी वक्त से ही होगा कि हमें इसे कैसे लेके चलना है। लेकिन हमने जो चेंजेस देखे वो 2000 के बाद होने देखे कि वो शुरू हो गए चेंजेस। और वो राइट। चेंजेस जो हैं वो उसमें जो सबसे ज्यादा फोकस उन्होंने किया वो इस पे किया कि हमारी जो लैंड है वो कोई और बाहर के लोग आके खरीद सकते हैं। सबसे बड़ा चेंज वो ये लेके आए। दूसरा चेंज ये लेकर आए कि अगर आपने कोई कंपनीज बनानी है तो वो कंपनीज जो है ना उसमें आपको कुछ एरियाज के अंदर फ्री जोन्स के एरिया के अंदर आपको पार्टनरशिप की जरूरत नहीं होगी, लोकल पार्टनरशिप की। राइट। अच्छा, अब ये बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज था और ये मतलब वहां के शेख का विजन था कि दुनिया में जो चारों तरफ लोग मौजूद हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर उनके क्या क्या कंसर्न्स हैं और कौन सा ऐसी जगह मैं क्रिएट कर सकता हूं कि उन कंसर्न्स को हम एड्रेस कर सकें। तो वो जो नीड की अंडरस्टैंडिंग थी शेख मोहम्मद की वो इतनी एप्ट थी कि उन्होंने एग्जैक्टली वो चीजें ऑफर करना शुरू कर दी 2000 के बाद से जो अच्छा। चीजें लोग अपने अपने मुल्कों में बैठ के बातें किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल अच्छा। ये अच्छी बात भी है बुरी बात भी है कि अब बहुत सारे लोग कंट्रीज के अंदर होते हैं और उनको नहीं पसंद कि वो टैक्स पे करें। बहुत सारे करेक्ट। लोग जो है उनको नहीं पसंद कि जो है वो जो जो इनसिक्योरिटी है, मतलब उनकी फैमिली जो है वो इनसिक्योर है। कहीं जाएंगे तो खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे किसी को लूट लिया, उनके साथ ये हो गया, किसी ने गाड़ी छीन ली, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं। तो वो प्रॉब्लम्स जो भी सिटीज के और सोसाइटीज के थे वो उन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम्स हमारे घर में नहीं हो सकते
और अगर हम किसी हम इस तरह से practice उसको करेंगे। सिक्योर कर लें, क्योंकि इंसानों का जो फंडामेंटल माइंड है वो सिक्योरिटी पे चलता है। अगर आप सिक्योर होगे तो कुछ करोगे, अगर आप सिक्योर नहीं होगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपका दिमाग ऑपरेट ही नहीं कर सकता। बिल्कुल सिक्योरिटी आपको एक एनिमल लेवल पर रखती है कि यार बचो 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 बचो, फैमिली को बचाओ, इसको बचाओ, सर्वाइवल, जिंदा रह जाओ, जिंदा रह जाओ। अब ये जो Exactly. जिंदा रह जाओ वाला सिलसिला है, ये सिक्योरिटी मेंटल लेवल तक आ गई है। और आप ये कहते हैं कि यार मैंने अपनी फैमिली को तो सिक्योर कर लिया, लेकिन क्या मेरा फ्यूचर भी सिक्योर है या नहीं, मेरे बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर है या नहीं। तो जो माइंडसेट है वो एग्जैक्टली एनिमल वाला ही है कि मैं आज सिक्योर हूं, घर में बैठा हूं, मैं सिक्योर हूं, कोई मुझे आके नहीं परेशान करेगा, मारेगा नहीं, व्हाटएवर। बट एट द सेम टाइम क्या कल भी सिक्योर हूं या नहीं, परसों भी सिक्योर हूं या नहीं। तो अब ये जो दिमाग में हम बनाते हैं अपना मुस्तकबिल, जो कि होता नहीं है लेकिन बनाते हैं, तो उसमें भी हम मेक श्योर करते हैं कि वो चीजें सिक्योर होनी चाहिए। और Right. सिक्योर में जब हम गाड़ी खरीदने जाते हैं, हम ये चेक करते हैं कि यार गाड़ी सिक्योर है, लॉक शॉक हो जाती है, मजबूत गाड़ी है, एक्सीडेंट होगा तो नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो शेख मोहम्मद ने उस सिक्योरिटी को इतनी अच्छी तरह समझा कि अगर मैं अपने घर में सिक्योरिटी दे दूंगा तो मेरे पास बहुत सारे मेहमान आएंगे इस सिक्योरिटी को एंजॉय करने के लिए। इसी तरह से उन्होंने ये सोचा कि अगर मैं लोगों को यहाँ बुलाऊंगा और उनसे मैं कहूंगा कि यार हम आपसे टैक्स नहीं लेंगे टैक्स, तो लोग जो हैं, जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि टैक्स के परसेंटेजेस पर होता है, टैक्स का अमाउंट नहीं होता। टैक्स ही नहीं कहता कि अगर आप 1 लाख कमाते हो तो 5,000 दे दो, वही कहता है 1 लाख कमाते हो तो मुझे 5% दे दो। अब कोई अगर 100 करोड़ कमाता है तो वो उसका 5% देगा। तो नीचे वाले जो हैं उनको तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ता टैक्सेस से, क्योंकि वो अर्न कम करते हैं। लेकिन जितने बड़े बड़े लोग हैं और जिनकी मैसिव अर्निंग्स हैं, जैसे आपके टाटा और इस तरह के बहुत सारे जो लोग हैं, उनकी जो अर्निंग्स हैं उस पर जो टैक्सेस जाते हैं, वो टैक्सेस इतने ह्यूज हैं कि वो मेक और ब्रेक कर सकते हैं। उस टैक्स मनी के थ्रू कितना नए बिजनेसेस खड़े हो सकते हैं, क्या क्या काम हो सकता है। तो जो ऊपर वाले लोग बैठे थे उन्होंने कहा यार टैक्स फ्री हो जाएगा। टैक्स फ्री होने का मतलब ये कि मैं 100 करोड़ के ऊपर कितना करोड़, 5 करोड़ बचाऊंगा। तो अब उन्होंने टैक्स को पकड़ा, तो अब वो कहते हैं ना 0% टैक्स, 0% टैक्स। अब 0% टैक्स जो है वो कुछ लोगों की समझ नहीं आता, जो 0% टैक्स 5,000 रुपए, कोई कहता है भाई 5 करोड़ रुपए, कोई कहता है भाई 15 करोड़ रुपए, कोई कहता है कोई 200 करोड़ रुपए टैक्स की जब बात होती है। तो अब जब बड़े लोगों की समझ में बात आनी शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि भाई चलो हम वहां जाके कुछ की वो नीड के मेरे पास पैसे नहीं है और अंडरस्टैंडिंग के लोगों को क्या क्या चाहिए, आई थिंक वो एक ड्राइविंग फोर्स बन गई उनकी। और उन्होंने फंडामेंटल चीजों के ऊपर काम किया और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने दुबई को उस लेवल तक पहुंचा दिया जहां पे हम कहते हैं कि क्या अमेजिंग सिटी है। और एक ही स्टेटमेंट में दुबई को हम न्यूयॉर्क, मियामी, लंदन, टोक्यो और पेरिस के साथ खड़ा कर देते हैं। और शायद मेरे को भी लगता है यही रीजन है कि आज के टाइम पे आप अगर देखेंगे अराउंड वर्ल्ड लेवल पे इतने इमिग्रेंट्स है दुबई में, मेरे को जो लगता है। सो देयर इज समथिंग व्हिच इज अट्रैक्टिंग पीपल सो मच। आई थिंक फंडामेंटल्स आर अट्रैक्टिंग। एग्जैक्टली क्योंकि दुबई आपसे कहता है कि जी मतलब दे डोंट केयर कि आप दुनिया के किस हिस्से से आ रहे हो, दे डोंट केयर कि आप किस रिलीजन को फॉलो करते हो, दे डू नॉट केयर कि आप किस तरह से वहां पे रहना चाहते हो। यानी बहुत सारे लोग जो आ रहे हैं वहां पे वो बिल्कुल उसी तरह से रह रहे हैं जैसे वो अपने मुल्कों में रहा करते थे। तो वो उन्होंने वो जो आई थिंक वो फ्रीडम एक लेवल तक प्रोवाइड किया हुआ है कि जी आप अपनी मर्जी से रह सकते हैं, अपनी मर्जी से काम कर सकते हैं, और वो जो सारी चीजें उन्होंने प्रोवाइड की हुई है ऑन ओवर द टॉप वो सिक्योरिटी दी हुई है सबको कि कोई किसी से कुछ नहीं कह सकता इसके ऊपर। मतलब दुबई के अंदर यू कैन नॉट बी जजमेंटल। आप ये नहीं कह सकते
कि ये नेशन अच्छी नहीं है, ये नेशन बहुत अच्छी है, वो नेशन अच्छी थी, वो खराब थी, उन्होंने ये किया था, जो हम अपने कंट्रीज में बैठ कर आराम से बातें करते हैं, वो दुबई right, में अलाउ नहीं है। हेट स्पीच इज नॉट right. अलाउड इन दुबई। वहां पे वो दे विल अरेस्ट यू अगर आपने कोई भी इस तरह का कोई अच्छा। बातचीत की। तो दे आर सो सीरियस, क्योंकि वो अपने आप को एक न्यू एज सिटी समझते हैं, और ये वो सिटी है Exactly. जहां पे ये रेस और नेशन और उनके हिसाब से रिलीजन और ये सारी चीजें जो हैं वो मैटर नहीं करती। व्हाट मैटर्स के वो जो एक उन्होंने कल्चर स्टैब्लिश किया है। और मैं बहुत सारे लोगों से यही कह रहा था कि अगर आपने अमेरिका की हिस्ट्री पढ़ी हो और आप आज अमेरिका को देखें, तो अमेरिका ने क्या किया है? अमेरिका ने ये किया है कि उन्होंने दुनिया के बेहतरीन बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट किया। थाउजेंड्स ऑफ यूनिवर्सिटीज अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। उन्होंने दुनिया का बेस्ट टैलेंट अट्रैक्ट किया, बेस्ट टैलेंट, आईआईटीज और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज, इवन पाकिस्तान की टॉप यूनिवर्सिटीज, इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज, सारे यूनिवर्सिटीज के साथ उन्होंने उन लोगों को अट्रैक्ट किया। वो लोग वहां गए एंड नाउ दे आर अमेरिकन। तो हम जिनको अमेरिका बोलते हैं, वो अमेरिका कोई कोई वाइट क्रिश्चियन प्रेसिडेंट नहीं है, वो हमारे आपके सबके भाई बहन हैं जो मुख्तलिफ जगहों से गए, चाहे वो कोरिया से गए, चाहे वो चाइना से गए, और उन्होंने वहां पे उस कंट्री को दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट एंड पावरफुल कंट्री में कन्वर्ट कर दिया। तो यही सिमिलर मॉडल सिंगापुर ने अडॉप्ट किया, यही सिंगल मॉडल जो है वो हांगकांग ने अडॉप्ट किया, और यही मॉडल एग्जैक्टली दुबई अडॉप्ट कर रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमने उस रूट पे जाना है जो एक नई दुनिया है। बिल्कुल जिस तरह से मुल्क चलते आ रहे हैं वो ओल्ड स्कूल होंगे, जबानों से लोग कनेक्ट होते हैं। दुबई में सबसे ज्यादा बोलने वाली जबान जो है वो अंग्रेजी है, सबसे ज्यादा जो बोली जाती है उस जगह के ऊपर वो अंग्रेजी बोली जाती है। तो वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है दुनिया की, और वो दुबई की मैं समझता हूँ नेशनल लैंग्वेज बन गई है एक तरह से, क्योंकि अंग्रेजी वहां सबको आती है। इसी तरह से वहां जो लोग हैं उनकी अप्रोच भी यही है कि वो उनको पता है कि वो भी आए हुए हैं और आप भी आए हुए हैं, और एक और वो साहब भी आए हुए हैं और वो साहब भी आए हुए हैं, तो ये तो सभी उसी जगह पर हैं। और कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा दुबई है या तुम्हारा दुबई है, मैं पहले आया था तुमसे या तुम बाद में आए थे। तो if you read the history of US, I think lot of similarities will come out, और वो similarities की वजह से उसको आपको उस लेंस से देखना होगा। आप उसको इंडियन लेंस से या पोर्चुगीज लेंस से या स्पेन के लेंस से आप उन लेंस से नहीं देख सकते, क्योंकि वो पुराने जमाने के मुल्क हैं और पुराने जमाने के शहर हैं। दुबई एक नए जमाने का शहर है। तो आई थिंक ये फंडामेंटल चीज थी जिसकी वजह से ये चेंज दुबई में हुआ। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब ये रियलाइजेशन बढ़ी कि उनका ऑयल जा रहा है, जीसीसी का ऑयल जा रहा है, तो बाकी जो जीसीसी के कंट्रीज थे, इवन कंट्री या इवन सिटीज भी, अबू धाबी भी, शारजा भी, रासुल खैमा भी, जो कि सेम एमिरेट्स में आते हैं, यूएई में आते हैं, उन्होंने भी यही रियलाइज किया कि अगर ऑयल चला जाएगा तो हमारा जो रेवेन्यू है वो अब कहां से जनरेट होगा। और वो आप सोचिए कि आप महल में रह रहे हैं, आपके पैसे आ रहे हैं, और अब आपको पता चलने वाला है कि जो पैसे आ रहे थे महल चलाने के लिए वो अब पैसे कम होते जा रहे हैं, और शायद आपको महल छोड़ना पड़े, और महल से फिर आपको एक छोटे से विला में आना पड़े, और विला से शायद आप टाउन हाउस में मूव हो। तो ये सिमिलर स्टोरी जो है वो जीसीसी के जो जितने किंग्स हैं उनके दिमागों में चल रही है कि सिचुएशन इज चेंजिंग, और अगर उन्होंने अपने आप को डाइवर्सिफाई नहीं किया तो वो जो पैलेस है वो प्रोबेबली एक 3 बेड का अपार्टमेंट में कन्वर्ट ना हो जाए। करेक्ट, राइट। तो वो उनकी नीड है, नीड वो उसको चेंज कर रही है। और ये नीड अगर आप को समझ आ गई तो फिर आपको ये अंदाजा होगा कि जिस तरह दुबई की नीड थी आज से 20 साल पहले, वही नीड अब सऊदी अरेबिया की है, वही नीड अब शारजा की है, वही नीड अब ओमान की है, वही नीड अब अबू धाबी की है। तो वो नीड की बेसिस पे चेंज हो रहे हैं, फैंसी होने के चक्कर में नहीं चेंज हो रहा है कि यार बहुत मशहूर हो जाएंगे हम, लोग कहेंगे वाह 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 क्या काम किया है आपने। वो सेकेंडरी पार्ट है।
प्राइमरी पार्ट ये कि हमें रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंक्रीज करनी है। अब आपने मुझसे ही पूछा था कि ये जो डेवलपर्स आए हैं और उनकी हमने जर्नी देखी है यार। अब हालत ये है कि आपका 5 साल पुराना वाला 5 साल पहले जो आपने अपार्टमेंट दिया था ना, वो पुराना हो गया। यानी राइट। दुबई के अंदर इतनी तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, इतनी तेजी से चेंजेस आ रहे हैं, और ऐसी ऑफरिंग्स हैं, ऐसी ऑफरिंग्स आ रही हैं कि जब आप अपना 5 साल पुराना वाला अपार्टमेंट देखेंगे ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा। क्योंकि अब जब डेवलपर आके लॉन्च करता है तो लॉन्च करना इज नॉट इनफ, उसको एग्जैक्टली। कोई यूएसपी चाहिए, वो ऐसी अच्छा। यूएसपी होनी चाहिए जो किसी और के पास ना हो। और उस यूएसपी के चक्कर में वो ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। मतलब अब स्मार्ट होम्स, नो बिग डील। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पे आप जाएंगे, वो कहेंगे जी बायोमेट्रिक एंट्री लगी हुई है, स्मार्ट सिस्टम्स हैं, मोबाइल ऐप खोलो तो कंट्रोल कर लो कर्टन्स को, इसको उसको सबको। वो डिफॉल्ट हो गया है, हर डेवलपर कर रहा है। तो वहां पे वो कंटिन्यूसली बहुत चेंज आ रहा है। और दूसरा इनोवेशन, रियल एस्टेट की जो इनोवेशन है वो इज अ एब्सोल्यूट प्लेजर टू सी कि वो किस तरह से आगे 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 बढ़ रही है। और जहां कंपटीशन होता है वहां पे ग्रोथ होती है, वहां पे राइट। कस्टमर को फायदा होता है। तो अब अगर कस्टमर फॉर एग्जांपल किसी दूसरे कंट्रीज में इन्वेस्ट करता था और प्रॉपर्टीज लेता था, और जब वो दुबई जाता है तो कस्टमर को यकीन नहीं आता कि वो क्या देख रहा है। मैं अभी जब गया हुआ था तो मैंने कुछ जो प्रोजेक्ट्स विजिट किए, वो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस थे। मैं क्या सोच के एंटर हुआ था, इवन 2 बेड के जो अपार्टमेंट्स थे वो ऐसा लग रहा था जैसे आप पैलेस में रह रहे हैं, पैलेस में। अच्छा। यानी बाथरूम में एंटर हो तो बाथरूम यूज करने का दिल ना करे, इतना खूबसूरत बाथरूम। आप क्या यार इसको मैं कैसे यूज करूं, ये तो इतना सुरेंद्र, जबरदस्त कुछ बना हुआ बिल्डर्स के नाम बताइए ना, मतलब जहाँ आपने जिनके यार। काम वगैरह देखे अगर। यार देखिए, बिल्डर तो खैर एक से एक है, बट ऑब्वियसली जो चंद बड़े बिल्डर्स हैं, जैसे डिमैक है। मैं डिमैक के मैं गया था, इनका है डिमैक हिल्स में इनके विलास बने हुए थे, और एक विला कोई 19.5 मिलियन दरम का विला था। एग्जैक्टली। और उसकी उसके वीडियो अंदर भी आपने उन्होंने, भेजी थी। हाँ मैंने उसकी वीडियोस भी भेजी थी, और उन्होंने जो है वो मतलब क्या nth लेवल तक गए हुए थे वो उसकी उसकी फिनिशिंग के अंदर। और जो जो अच्छा। साइजेस थे, और जो दीवारों के ऊपर जो है वो लेदर लगा हुआ था, और मखमल के मतलब चाह नहीं चाह रहा था कि निकलो यहाँ से। वो जो फीलिंग होती है ना कि बस अब यही यही है, और क्या चाहिए आपको आपको जिंदगी में। तो आई थिंक उन्होंने और उन्होंने जब क्रिएटिविटी जब को मैंने वो बहुत वीडियो भी जबरदस्त यूज देखी किया है। जब मैंने वो वीडियो भी देखी आपकी, तो मेरे को एक चीज तो लगी कि बीइंग अ दमैक बीइंग अ सच एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी इन दुबई, उन्होंने क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं करी। हम्म दैट इज, मतलब मेरे को लगा कि आप कस्टमर अगर पे कर रहा है तो इज एग्जैक्टली गेटिंग, मतलब कि व्हाट इज पेइंग फॉर। ये आपके मतलब बड़ा कि जो। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, क्योंकि अगर वो इतना स्टैब्लिश डेवलपर है तो इतनी ही ज्यादा मेहनत उसे करनी पड़ती है। क्योंकि वो नए नए करेक्ट। डेवलपर जो निकलते हैं वो ऐसी नई नई चीजें लेकर आते हैं कि अगर वो चीज आप दिमाग के साथ रख दो और दिमाग कोई ओल्ड स्कूल काम कर रहा हो तो कभी नहीं बिकेगा। क्योंकि वो बहुत ही हार्ड कोर, मुझे क्या पसंद आ रहा है और कितना जबरदस्त मुझे दिया हुआ है, और ये वाली मार्केट है वो। तो उस मार्केट के अंदर अपने आप को अबव द वो जो नॉर्मल है रखना, नॉट अ इजी इजी जॉब। और दूसरा उसमें आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि टाइमली डिलीवरी, उसके बाद फिर मेंटेनेंस, मतलब पोस्ट हैंडओवर मेंटेनेंस, कि आपको हैंडओवर तो कर, करेक्ट। लेकिन उसके बाद 1 साल तक जो उसकी मेंटेनेंस है, कि वो मेंटेनेंस में आप क्या चीजें उनको ऐसी ऑफर की हैं। क्योंकि घर इज नॉट वन टाइम कि आपने ले लिया छुट्टी। एग्जैक्टली। घर तो लेके तो यूज होगा, और यूज होने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि घर जो है वो उसमें ये इशू था और वो इशू था और ये चीजें थी। तो वो उस पे वो पूरी साइंस है उसकी। और वहां जाके मुझे यही लग रहा था कि मैं तो पीएचडी कर रहा हूँ, मैं तो पीएचडी करने ट्रू। आ गया हूँ। इधर जाओ तो ये सीखने को मिले, वो उधर जाओ तो वो सीखने को मिले। जैसे मैं डेन्यूब के भी गया था एक प्रोजेक्ट के ऊपर, डायमंड्स का एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट है उसकी, उन्होंने
जो एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था और जो शो अपार्टमेंट था वो पैलेस लग रहा था। और वो डेन्यूब है, करेक्ट। डेन्यूब इज ऑब्वियसली वो एक इंडियन रैग्स टू रिचेस की स्टोरी है। और हम और एग्जैक्टली। मैंने देखा है उनके साथ, क्योंकि हम भी काफी अरसे 2018 से उनके साथ हम काम कर रहे हैं, तो मैं वो देखा है, तो मैं तो मैंने कहा वाओ, कितना बड़ा स्टेप है लग्जरी एग्जैक्टली। लेवल के और ऊपर इन्होंने, के। मेरे को लगता है कि इन्होंने ये जो मतलब ये जो टाइम इंटरवल है जो आप बता रहे हैं 5 to 6 years, इसमें अपने आप को बड़े अच्छे तरीके से ग्रो किया इन्होंने, डैन्यूब वालों ने। और बहुत बड़ा टाइमली ग्रो किया है, और बड़ा स्पीड से ग्रो किया। मोर देन 30 हाँ। प्रोजेक्ट्स हैं उनके 9 सालों के अंदर। 30 प्रोजेक्ट, जिनमें से हाफ ऑफ देम हैव बीन डिलीवर्ड। लास्ट जो डिलीवर उन्होंने किया वो पर्ल्स किया है, वो 6 महीने पहले डिलीवर कर दिया था। ये मेरे को बड़ा एक वो लगा, मैं वीडियो जब आपने मुझे सेंड करी हुई थी तो मैं बड़ा हैरान हो गया कि आज के टाइम पे, मतलब मैं प्रेजेंटली, क्योंकि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट से आई हैव बीन कनेक्टेड फॉर सो मेनी इयर्स, हम लोग काम कर रहे हैं। तो वी आर सीइंग बिल्डर्स की कहाँ तक कमिटमेंट लेवल क्या होता है, नहीं होता है, व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट्स दे आर मेकिंग टू कस्टमर्स एंड व्हाट काइंड ऑफ डिलीवरीज दे आर डूइंग। तो ये बड़ा ना मेरे लिए एक बहुत फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था कि 6 महीने, मतलब 6 months प्रायर, मतलब दे आर डिलीवरिंग, मतलब एंड इवन इट्स अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। हाँ, तो आई वाज मैं रियली तो एस्टोनिशिंग टू मैं, मैं तो सी। खास तौर पे गया था देखने के लिए, कि मैंने कहा कि मैं जरा इनको, क्योंकि क्वालिटी 6 महीने पहले किया है, हो सकता है क्वालिटी अच्छी ना हो, देखे तो सही जाके। तो मैं तो पूरा घूमा फिरा, लिफ्ट्स देखी, लॉबीज देखी। और जो लॉबीज हैं वो तो ऐसी लगती है जैसे होटल में आ गए हैं आप किसी के। अब अपार्टमेंट तो लगते ही नहीं है, ऐसे लगता है जैसे एग्जैक्टली। किसी होटल की लॉबी में घूम। इवन लिफ्ट्स ऐसी लगी हुई हैं कि आपको लगता है कि होटल की लॉबी में आप घूम रहे हैं। करेक्ट। सो आई थिंक वो जो कंट्री है ना, मतलब सॉरी, दुबई इटसेल्फ जो सिटी है ना, इट्स ऑपरेट्स लाइक अ कंपनी, लाइक अ एलएलसी, लाइक अ प्राइवेट हम्म। लिमिटेड कंपनी। तो वहां पे राइट। अब डेवलपर्स की बात कर रहे हैं, डेवलपर्स आर इंस्पायर्ड बाय द गवर्नमेंट। मुझे हम्म। बताइए दुनिया का कौन से प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर है दुनिया का, किसी भी मुल्क का, जो कि इंस्पायर्ड बाय द गवर्नमेंट है। हमारे दोस्त हैं एग्जैक्टली। यूएस के अंदर, वो गवर्नमेंट्स के साथ काम करते हैं, वो अक्सर पीटते हैं अपना। यहाँ पे भी जो हमारे कुछ दोस्त हैं वो बोरो काउंसिल के साथ काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी का यहाँ पे भी वही हाल है। तो जहां जहां अच्छे बड़े मुल्क हैं वहां पे वो ब्यूरोक्रेसी और रेड टेप और वो सब चीजें अपनी जगह में मौजूद है, कम और बेश है। कोई बहुत अच्छा है, कोई बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन कोई प्राइवेट सेक्टर जो है ना वो गवर्नमेंट से इंस्पायर्ड नहीं है। वहां एग्जैक्टली। पे वो कह रहे हैं भाई गवर्नमेंट से तो, गवर्नमेंट हमसे आगे चल रही होती है। हम्म। अब उन्होंने रिसेंटली सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर चीफ अच्छा। एआई ऑफिसर नॉमिनेट कर दिया है। अच्छा, ये दुबई की बात कर रहे हैं आप? मैं दुबई की बात कर रहा हूँ। सारे गवर्नमेंट उसके अंदर डिपार्टमेंट्स के अंदर चीफ एआई ऑफिसर डेजिग्नेट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन कोई, आई थिंक मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं है, पर प्रोबेबली 1 बिलियन जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू वापस इकोनॉमी में आएगा। यानी जो एक्सपेंडिचर फर्स्ट करें लास्ट ईयर हुआ है ना, एक्सपेंडिचर 1 बिलियन दरम का, सॉरी डॉलर कह रहा हूं, 1 बिलियन दरम का जो एक्सपेंडिचर लास्ट ईयर हुआ है, वो इस साल राइट। क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्सपेंडिचर जो है वो होगा ही नहीं, क्योंकि उसको डिजिटलाइज कर दिया उन्होंने। तो अच्छा। सेविंग्स कर रहे हैं एआई के थ्रू। सोच देखें। वेरी और वेरी स्मार्ट मूव। तो गवर्नमेंट के लेवल पे, तो अब जब गवर्नमेंट डेवलपर से बात करती होगी, तो वो बात ऐसे नहीं करती होगी कि यार देखो तुम लोग कुछ कर लो, तुम वो देख लो। वो कहती होगी भाई ये करना है और हमने ये कर दिया है, आप कब कर रहे हैं? तो एग्जैक्टली। डेवलपर जो है ना कैचअप कर रहा होता है, कैचअप कैचअप। तो जब वो गवर्नमेंट के पास जाता है तो वो उसको पता होता है कि मुझे ऑन द एज रहना है। अगर मैं एज नहीं रहूंगा तो गवर्नमेंट विल लूज इंटरेस्ट, और अगर मुझसे इंटरेस्ट होगा तो मेरा तो सर्वाइवल नहीं होगा। तो बिजनेस नहीं होगा। वो और सब मेरे सब को एक चीज ये भी लगती है कि जी आई थिंक इन, मतलब ये जो एस्पेक्ट आपने बताया, हाँ, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू में ना बड़ा एक, दिस विल प्ले अ वेरी मेजर रोल, इट इज प्लेइंग अ मेजर रोल राइट नाउ, कि इनका पैसा जो है वो सिक्योर्ड है, बिल्कुल इन ए वे बिल्कुल इट गेट हाथों में, सिक्योर्ड। सही हाथों में। और ये जो इस दफा जो आया ना चेंज, सबसे बड़ा चेंज वो ये आया कि ये एस्क्रो
का एक सिस्टम लेकर आ गए। इसका मेरे को बताइए, हाँ, ये मेरे को बड़ा जानना है, सिस्टम इसका लेकर आ गए और ये सिस्टम इन्हें अडॉप्ट किया है सिंगापुर से। सिंगापुर में अच्छा। जो है वो एक जॉइंट अकाउंट होता है डेवलपर का। फॉर एग्जांपल यू आर डेवलपर, तो उसका एक जॉइंट अकाउंट होगा। उस जॉइंट अकाउंट के अंदर जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट या डाउन पेमेंट जो है ना, इन्वेस्टर जो है वो उसमें करेगा। तो वो अकाउंट इज बीइंग मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट। और अच्छा। यहाँ पे 3 एंटिटीज देखती हैं, आई थिंक रेरा देखता है, सेंट्रल बैंक देखता है और लैंड डिपार्टमेंट देखता है। 3 एंटिटीज जो है वो एस्क्रो को देखती हैं अलोंग विद द डेवलपर। अच्छा, अब ये होता क्या है, होता ये है कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है तो या तो 30% प्रोजेक्ट खड़ा हुआ ना हो, या अच्छा, 30% प्रोजेक्ट खड़ा हुआ ना हो। ठीक है, मतलब ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका हुआ हो, ऐसे बोल रहे हैं। 30%, अच्छा। 30, या 30% के पैसे आपने उस अकाउंट में डाले ना हो। डाले ना हो। आप डेवलपर है ना, तो 30% अच्छा, पैसा जो है वो आपका लगा होगा, 30% तो 30% या 30%। तो बैंक अकाउंट में पड़ा हो, एस्क्रो में, आपके अकाउंट में नहीं, एस्क्रो में पड़ा हो, या तो आपने ये एक्चुअली 30%। में, बिकॉज आप ये चीज अगर बोल रहे हैं, मतलब इफ यू आर पॉइंटिंग आउट दिस थिंग, मतलब यू आर मीनिंग इट बेसिकली। क्योंकि देखिए, द पॉइंट इज, मतलब हमने, मतलब द काइंड ऑफ वर्क कल्चर वी आर सीइंग, और मतलब हम जो देख रहे हैं, ठीक है, जो हमारी समझ में अभी तक क्या आता है कि बिल्डर इज, यू नो, बिल्डर इज काइंड ऑफ अ कंपनी जहाँ they start to get, you know, EOIs and everything from the customers. तो वो बेसिकली जो फाउंडेशन है, they start with the initial booking amount of the customer, right? तो नॉट इन दुबई। मतलब कहने की बात ये ये बहुत कि अहम पॉइंट है, इट्स अ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। और आप देखिए ये किस जगह की बात हो रही है, जिसकी पीछे 2 बार मार्केट क्रैश कर चुकी है। अभी भी आप अच्छा। इतना कुछ करने के बाद भी, इतना दुबई पहुंच गया उसके बाद लोग अभी भी लोग कह रहे हैं कि ये बबल है, अनरियल सिटी है। क्यों कह रहे हैं? बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री ना। हिस्ट्री हॉन्ट करेक्ट। करती है ना आपकी, गोस्ट होती है हिस्ट्री ना, हॉन्ट करती है, पीछे आती है, एग्जैक्टली। बदरू की तरह आती है। नहीं, तो जब वो बदरू की तरह आती है तो 2 बदरूहें गुजर चुकी हैं, एक राइट। 2008 और एक 2014। तो जब करेक्ट। वो बदरुएं गुजरी हैं तो आप ये सोचिए कि उन बदरुओं से पीछे छुड़ाने का रास्ता क्या है? वो गलतियां ना करो जो 2 दफा हम पहले कर चुके थे। एग्जैक्टली। पहली गलती क्या थी? पहली गलती ये थी कि रियल एस्टेट जिंदगी में पहली दफा स्टार्ट किया था। 2008। आप है ना, 2004-5 से स्टार्ट हो गया था ना, 2008 में तो गिरी थी मार्केट। बट अब अगर आप फर्स्ट टाइम करने जा रहे हैं, आप गलती नहीं करेंगे। कौन कौन कह सकता है दुनिया के अंदर कि वो कोई काम स्टार्ट करेगा और वो गलतियां नहीं करेगा? कौन एक सिंगल आदमी दुनिया में बता सकता है? इवन जब बच्चा खड़ा होता है तो वो गिर जाता है, गलती होगी ना। एग्जैक्टली। फिर खड़ा होता है, फिर गिर जाता है, एक और गलती हो गई। लेकिन वो 1000 दफा खड़ा होने की कोशिश करता है और फिर वो खड़ा हो जाता है। ऐसे ही एग्जैक्टली। है ना, ये बच्चे की एग्जाम्पल है सीखने की। उसको उसको फेलियर से कोई मतलब नहीं होता, उसको तो खड़ा होना होता है। इसी तरह से जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं लाइफ में, उसमें एब्सोल्युटली हमारी जो फेलियर्स हैं वो हमारी फाउंडेशन बनते हैं। एग्जैक्टली। कि इंसान डिजाइन ऐसे हुआ है कि उसको सिर्फ अपनी फेलियर्स याद रहते हैं, अपनी सक्सेसेस याद नहीं रहती, फेलियर्स याद रहते हैं, वो हॉन्ट करते हैं। वो बताते हैं कि करेक्ट। तुम कितने निकम्मे हो, तुमने क्या क्या गलतियां की। उनको डिप्रेशन में ले जाते हैं। मोहल्ले वाले आते हैं, कहते तुम तो वैसी तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो हमारा सिस्टम चलता है ना इसके ऊपर, तो एग्जैक्टली। नहीं सकते आप। तो दुबई कैसे भूल सकता है? और ऐसे कैसे भूल सकता है कि जहां पे दुबई को लोन लेना पड़ा हो अबू धाबी से, जहां पे उसको प्रोजेक्ट्स हॉल्ट पे डालने पड़े हो, जहां पे लोग गाड़ियां एयरपोर्ट पे छोड़ छोड़ के भाग गए हो। अच्छा, मैं एक चीज मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, जी आपने जी जो जी। बोला कि ये अबू धाबी से दुबई ने लोन लिया हुआ था। हाँ, तो एक अहम क्वेश्चन ये भी आता है कि अबू धाबी इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है दुबई पे?
ये That बड़ा is a बड़ा problem. वैलिड क्वेश्चन है आपका और बड़ी जबरदस्त आपकी इस मामले में तो रिसर्च ये है बड़ा कि ये सुनने में आ रहा है, ये अबू धाबी का इंटरेस्ट बड़ा आया हुआ है। अबू धाबी का इंटरेस्ट क्यों आया हुआ है, जबकि पॉइंट ये है कि अबू धाबी के सामने तो दुबई बिल्कुल बिल्कुल नंगा है। राइट। सारी किताबें विताबें जो है फाइनेंशियल खुली हुई है, नहीं है, क्योंकि वो तो एग्जैक्टली। अबू धाबी है, वो तो फेडरल है, वो तो यूएई है। तो जब दुबई का अच्छा बुरा सब पता है अबू धाबी को, तो अबू धाबी क्यों इन्वेस्ट कर रहा है इसके अंदर? अबू धाबी को क्या ऐसी बात पता है जो बाकी लोग जो कह रहे हैं कि बबल है उनको नहीं पता? और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देखें, हम यहाँ पे कोई इंडियन मिलियनर्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम कोई चाइनीज मिलियनर्स की बात नहीं कर रहे, ना यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलियन मिलियनर्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम तकरीबन कोई पौने 4 लाख मिलियनर्स की बात कर रहे हैं, पौने 4 लाख पिछले 4 सालों के अंदर। इन 4 लाख लोगों ने 420 बिलियन, अच्छा, 420 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टीज खरीदी हैं दुबई के अंदर। किसने खरीदी हैं? पौने 4 लाख मिलियनर्स। ये आए कहां से थे? 150-200 कंट्रीज से आए थे सिर्फ। दुनिया में कंट्रीज कितने? 210, 208, 209। यानी वो जो मिलियनर्स हैं जिनके पास हर तरह की पावर मौजूद है, हर तरह एग्जैक्टली रिसोर्सेज मौजूद हैं। ये भी आता है कि व्हाई दे हैव चूजन दुबई एज द स्टेक कंट्री टू इन्वेस्ट। उनको यही तो देखना है, that यही तो देखना है। अब जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूं ना स्टॉक्स वगैरह के अंदर, तो मैं फॉलो करता हूं वॉरेन बुफे को। वॉरेन बुफे एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है स्टॉक्स का। उसको पढ़ते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, हम देखते रहते हैं ये क्या कर रहा है, ये किधर कर रहा है। कुछ बातें हमें समझ आती हैं उसकी, कुछ नहीं आती है, लेकिन हम उसको देखते हैं और फिर हम कुछ करते भी हैं। तो हम उन लोगों को फॉलो करते हैं ना जिनके पास नॉलेज होती है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, जिन्होंने गलतियां की भी होती हैं, पूरी जिंदगी गलतियां की हुई होती हैं, और फिर आके बताते हैं गलत है सही। तो ये मिलियनर्स भी जो हैं, जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, और वो तो उनके पास कोई मुफ्त का पैसा तो नहीं है ना फेंकने के लिए। एग्जैक्टली बाकी वो तो ज्यादा कैलकुलेटिव होंगे। इफ अ पर्सन इज भाई वो मेड मनी एंड देखिए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो पैदा हुए हैं पैसों के अंदर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से वो पैसे कमाए और पैसा बनाना उनको आता है। यानी 10 मिलियन लगाओ, 18 मिलियन उठाओ, 15 मिलियन लगाओ, 25 मिलियन उठाओ। ये जो है ना, जो धंधा हो रहा है दुनिया के अंदर, टॉप लेवल का धंधा जो कर रहे हैं, वो वही लोग कर रहे हैं ना बैठे हुए। ये होटल किसने खरीद लिया, ये रिजॉर्ट किसने उठा लिया, ये कमर्शियल प्रॉपर्टीज किसने उठा ली, ये इतने मिलियन की बिकी, इतने मिलियन ये। और बहुत सारे लेने वाले जो हैं वो एज अ कंपनी लेते हैं। 5-5, 10-10 लोग बैठे हुए हैं, डिस्कशंस हो रहे हैं उसके ऊपर, लेना चाहिए नहीं लेना, ड्यू डिलिजेंस होती है, लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं। ये वो 2-2.5 लाख लोग हैं जो इन सब चीजों को जानते हैं, और उनकी इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया में हो चुकी है। लंदन में भी की हुई है उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स, न्यूयॉर्क में भी की हुई है अपनी इन्वेस्टमेंट्स, सारी जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई है। तो व्हाई आर दे चूजिंग दुबई? क्या है ऐसा दुबई के अंदर? ऐसा दुबई के अंदर क्या है ऐसी बात? सो हमें ये इन्वेस्टिगेट जरूर करना होगा कि उनको क्या ऐसी बात पता है जो कि हमें नहीं पता। सो ये बड़ा आपका इंटरेस्टिंग पॉइंट था, मेरे ख्याल से एड्रेस करना। वो भी बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका कि अबू धाबी, व्हाई अबू धाबी इज डूइंग, व्हाई अबू धाबी इज डूइंग, व्हाई शारजा इज फॉलोइंग दुबई, व्हाई। करेक्ट। हम लोग अल जादा पे भी आएंगे, विल कम टू अल जादा एज वेल। लेकिन व्हाई शारजा इज डूइंग दैट? आपको पता है शारजा की इकोनॉमी जो है वो ओनली 20% रिलाय करती है गैस और ऑयल के ऊपर, ओनली 20%। शारजा की इकोनॉमी जो ओवरऑल जो यूएई की इकोनॉमी के अंदर जो 35% इंडस्ट्रीज लगी हुई है पूरी यूएई के अंदर, वो 35% शारजा में लगी हुई। मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इतना बड़ा कंट्री पार्ट प्ले कर रही है उनकी जीडीपी के अंदर। तो बड़ी डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी है। और क्यों डाइवर्सिफाइड है? 2008 हो चुका है मेरे भाई, एग्जैक्टली 2014 हो चुका है, मत भूलिए। ये 2 दफा डूब चुके हैं।
और अब जब आप इनको स्टडी कर रहे हैं तो इन्होंने वो सारी मिस्टेक्स जो की थी, राइट, है ना, वो अब उसको एड्रेस कर रहे हैं। और एड्रेस करने में वो ये कह रहे हैं कि अब दुबई लोग आते हैं, कहते हैं यार पैसे नहीं, लेट हो गए। फिर कुछ लोग दुबई आते हैं, कहते हैं यार बहुत तेज है, बहुत फास्ट लाइफ है, फास्ट इतनी लाइफ, इतनी चाहिए। अच्छा, फिर कुछ लोग आते हैं तो कहते हैं ओ हम तो यूरोपियंस के साथ नहीं रह सकते। हर एक की अपनी चॉइसेस है ना। अब क्या करेक्ट, करें, दुबई के पास तो एक ही पर सिलसिला है, अब क्या करें। अब पैसे हैं, इतने नहीं है कि दुबई में लगाएं, तो क्या करें। अब वो जा रहे हैं अबू धाबी, वो जा रहे हैं शारजा, वो जा रहे हैं और अच्छा, जगहों के ऊपर। तो वो एकदम से जो मार्केट बिल्कुल दुबई 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 होती थी, स्प्रेड हो गई। अब जब डाइवर्सिफाई हो डाइवर्सिफाई हो गई, लोगों के पास और ऑप्शन निकल कर आ गए, ऑप्शन निकल कर आ गए, तो करेक्ट, एक्टिविटी स्टार्ट हो गई। तो आई थिंक वो जो 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 वायरलिटी है ना, वो जो असल रीजन है वो दुबई है। और दुबई ने 20 सालों में अपने सारे जीसीसी कंट्रीज को ये बता दिया है कि ये फॉर्मूला इज वेरी सक्सेसफुल। रीजन रीजन ये नहीं कि हम बहुत जबरदस्त लोग हैं, रीजन दुनिया इतनी खराब हो रही है। करेक्ट, वो भाग भाग के अमेरिका जाते हैं, भाग भाग के यूके एग्जैक्ट, आते हैं, भाग भाग के ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जाते नहीं जाते, कितना भाग, अरे तेरा वीजा लग गया, अरे इमिग्रेशन ले रहा हूं, अरे नहीं नहीं होता। अब भाई वो कह रहे हैं कि यार वहां तो इतना टैक्स है, वहां तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है, वहां तो रेसिज्म भी स्टार्ट हो गया है, वहां तो ये इशू। अब वो जब पहुंचे तो पोस्ट कोविड वर्ल्ड थी, प्री एग्जैक्टली, वर्ल्ड कुछ और थी, पोस्ट कोविड वर्ल्ड कुछ और है। तो जब वो पहुंचे तो उन्हें वो प्रॉब्लम नजर आनी शुरू हुई। अब जब उनको प्रॉब्लम नजर आ रही है तो वो ये सोच रहे हैं कि भाई ये वाकई हम फॉर लाइफ रहेंगे यूएस के अंदर, वाकई करेक्ट, हम फॉर लाइफ रहेंगे कनाडा के अंदर। क्योंकि अब वो जो कहते हैं क्रम्बल करना शुरू हो गई है, जो सोसाइटीज हैं वहां की, जो जो इश्यूज हैं करेक्ट, जो हर जगह होते हैं। अब लोग रिव्यू कर रहे हैं कि भाई मेरे पास क्या है इस वक्त, पासपोर्ट, कैनेडियन पासपोर्ट है मेरे पास, जबरदस्त जबरदस्त। और क्या है मेरे पास जो मैंने $2 लाख का घर लिया था वो अब 1.2 मिलियन का है टोरंटो में, या 1.4 मिलियन का है। मैं आई गॉट रिच फ्रॉम 2 लाख का, अब 1.2 का पहुंच गया। वाह वाह वाह। 1.2, अच्छा, दैट्स अ ह्यूज, क्योंकि टोरंटो की मार्केट बहुत सिग्निफिकेंटली उसने उसने ग्रो किया है। तो अब वो कह रहा है अच्छा ये दूसरा कह रहा है कि अच्छा मैं यहाँ पे रहा हूं तो आई एम ट्रेन्ड, राइट, ट्रेनिंग हुई हुई मेरी, कैनेडियन ट्रेनिंग हुई हुई है, राइट। तो अगर इससे मैं एग्जैक्टली, देखूं कि मैं पैसे कितने कमाता हूं और कितने गवर्नमेंट को देता हूं, तो मैं तो अभी तक वही एक एक कैमरी में घूम रहा हूं, या मैंने एक हाँ, एसयूवी ली हुई है छोटी सी, और अपने बच्चों करेक्ट, के पैसों की सेविंग कर रहा हूं। इतने परसेंट तो मेरा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, हर चीज में टैक्सेस है। तो अब मैं क्या करूं। अब वहां से लोग जो है ना वो उठा रहे हैं इन कंट्रीज को, उनको देख रहे हैं ऑप्शंस को, और लोग कह रहे हैं कि यार मुझे लगता है कि जो मेरे पास है उससे मैं ज्यादा पैसा जो है वो यहाँ कमा सकता हूँ, टैक्सेस नहीं है, यहाँ कमा सकता हूँ, यहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ कमा सकता हूँ। मुझे लगता है कि करेक्ट, मैं कनाडा से आऊंगा कैनेडियन पासपोर्ट लेके, तो आई हैव गॉट करेक्ट, लॉट ऑफ वैल्यू and वैल्यू, prestige. So I'm not coming from Bangladesh, I'm not coming from India, I'm not coming from these regional countries, I'm coming from Canada. So कैनेडा, fortunately unfortunately जीसीसी कंट्री का जो थोड़ा फैसिनेशन है वो वेस्ट का है। तो जब आप एग्जैक्टली, अपने पासपोर्ट दिखाते हैं वहां पे कि मैं किस पासपोर्ट पे हूं, तो दे गिव यू दैट ट्रीटमेंट, प्रिविलेज, privileged and all across at the airport, on arrival visas, सब है। जो भी है, तो अब वो लोग एग्जैक्टली, वहां से ये वाली चीजें भी देख रहे हैं। तो आई थिंक वो एकदम से रेडार के ऊपर अब जीसीसी निकल कर आ रहा है, और वो बिल्कुल करेक्ट, सही टाइम पे यूटिलाइज कर रहे हैं विद फुल फोर्स। और मैं एक चीज और भी ऐड करूंगा, सऊदी अरेबिया का आपको पता है कि सऊदी अरेबिया बहुत तेजी से डाइवर्सिफाई कर रहा है अपनी इकोनॉमी को, और बहुत अग्रेसिव है, बहुत मार्केटिंग कर रहा है। लेकिन सऊदीज आर डूइंग इट फर्स्ट टाइम, है ना। अच्छा,
दुबई डिड इट फर्स्ट टाइम इन 2008 और बिफोर 2008. तो सऊदी विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम, है ना. ऊपर तक जाएंगे, फिर कुछ इश्यूज होंगे, फिर सेटल होंगे. ये तो नॉर्मल प्रोसेस है ना. जरूरी थोड़ी कि आपने वो काम किया तो खड़े ही हो गए. ये फर्स्ट टाइम हो रहा है उस सोसाइटी में. तो बहुत सारे लोग जो हैं, जो सऊदी को देख रहे हैं, वो एंड अप कर रहे हैं यूएई के अंदर. अच्छा. क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड मॉडल है ना. राइट. दुबई ऑलरेडी देखा हुआ है. एग्जैक्टली. 20 years की हिस्ट्री है. And now I see that they have learned from their mistakes. Exactly. Right. So they are much more mature now. Right. True. So, and they are keep on offering new things. ये देख लो, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया. मार्केटिंग मशीन लगी पड़ी है उसके पीछे. ये लगा दो, वो लगा दो. Which year exactly was the boom year? इस year से जो है दुबई started to actually grow in real estate, and then they saw a very positive change, and they were growing exponentially. Which year was it? देखिए, एक तो वही 2008 से पहले का पीरियड था कि जो उन्होंने ट्रैक किया, तो लोगों ने बैकअप इन्वेस्टमेंट्स कर ली कि मेरी 4 प्रॉपर्टीज इंडिया में, एक प्रॉपर्टी में दुबई में भी ले लेता हूँ, वहां टैक्स फ्री है, मेरा वीजा लग जाएगा वहां पे, ऑल ऑफ दैट. तो एक तो वो बूम आया था, फिर वो क्रैश हुआ. उसके बाद दोबारा से वो मार्केट को इन्होंने कंट्रोल किया. कंट्रोल करने के बाद ये कंटिन्यूस बिल्ड करते रहे और ऐसे ऐसे बिल्ड करते रहे. लेकिन उस वक्त भी यही हो रहा था कि वो बैकअप मनी आ रहा था. बैकअप होता है ना कि यार एक ऑप्शन है मेरे पास, एक ऑप्शन है. बट पीपल वर नॉट लीविंग देयर कंट्रीज. People were not leaving US. People were not leaving UK. People were only diversifying. Diversification का मनी आ रहा था. अब डाइवर्सिफिकेशन मनी के साथ प्रॉब्लम ये था कि डाइवर्सिफिकेशन तो हो रही थी, लेकिन जो प्रॉपर्टीज बनेंगी उसमें कोई रहेगा भी तो सही ना. वो खाली तो लोग होंगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी, लोग नहीं होंगे तो प्रॉपर्टी की वैल्यू थोड़ी इंक्रीज होगी. तो 2014-15 का जो जब वो मार्केट गिरना शुरू हुई है, एंड इट वाज नॉट अ वेरी कोई ऐसा नहीं था कि ऐसे गिर गई, स्लोली ग्रेजुअली गिरी है. वो इसलिए गिरी क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का इशू खड़ा हो गया था. सप्लाई ज्यादा थी, राइट, और डिमांड जो थी ये कि वो लोग ले तो रहे थे, लेकिन वो मार्केट नहीं वो चढ़ रही थी. लोग किराए नहीं बढ़ रहे थे, किराए गिरने शुरू हो गए थे क्योंकि देयर वर लेस पीपल इन देयर. बट आई थिंक जो उन्होंने जब ये स्टार्ट ऑफ किया था ना कि हम एक्सपोर्ट 2020 करेंगे, तो उनके पास एक था तुरुप का पत्ता कि यार ये हमारा 2020 बेसिकली चेंज करेगी चीजों को. तो वो हुआ ये कि उससे पहले कोविड आ गया और कोविड ने रियल एस्टेट को टोटली दफन कर दिया, टोटली गिरा दी. अच्छा, अब या तो ये होता कि जी वो जो एक्सपो है इसको वो कहते हैं कि यार रोक दो अभी और हम बाद में करेंगे, हम फिर बाद में करेंगे. उन्होंने किया नहीं. उन्होंने कुछ मंथ तो आगे की, लेकिन वो 6 मंथ के लिए उन्होंने करा दी. अच्छा, हुआ ये कि दुनिया में लोग घरों में बैठे हुए थे, सब घरों में बैठे हुए थे. कोविड और बैठ के तंग आ गए थे, सबके सब तंग आए हुए थे घर में बैठ के. तो जब ये एक्सपो 2020 हुई ना, तो इससे पहले ये कोविड को बहुत अच्छा हैंडल कर चुके थे, बड़ा कंट्रोल्ड वे बहुत. और आई थिंक सेकंड कंट्री था आफ्टर इजराइल जो कि खुल गया था सारा. तो इन्होंने जब लोगों को बुलाया ना, तो बेतहाशा लोग आ गए. अराउंड 2.4 मिलियन लोगों ने एक्सपो 2020 विजिट की थी इन 6 मंथ्स टाइम. 2.4 मिलियन लोगों ने, जिनमें से 70% लोग बाहर से आए हुए थे. तो जब ये आए तो उन्होंने कहा अरे मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, अरे दुबई वो दुबई ये दुबई वो. और फिर जब वो आके देख के गए हैं ना, तो फिर मार्केट आहिस्ता आहिस्ता चढ़ना शुरू हुई. और साथ में एक काम ये हुआ कि एक बिल्डर था निशामा, उसने उसकी डिलीवरी चल रही थी, तो लोगों के पास पैसे नहीं थे फाइनल पेमेंट्स करने के, क्योंकि कोविड वगैरह स्टार्ट हो गया. उन्होंने ये ऑफर कर दी कि आप जो हैं वो डाउन पेमेंट दें और घर में शिफ्ट हो जाए. बाकी जो इंस्टॉलमेंट है वो घर में रहते हुए पे कर दीजिएगा.
This is actually, you know, this is really a very good thing. इसी ने मतलब अगर आप सोचें आज के टाइम पे, इसी ने चेंज किया। लोगों ने किराए के घर छोड़े, डाउन पेमेंट की, अपने घर में मूव हो गए। बहुत सिंपल सा मैथ है। उस दौर में लाइनें लगी हुई थी, अच्छा, लाइनें लग के लोगों ने किया है ये तो वो निशामा वाला सीन और फिर एक्सपो का सीन, ये वो टिकिंग पॉइंट था जो फिर चढ़ना शुरू हुआ। और जैसे ही चढ़ना शुरू हुआ तो इन्होंने फिर गोल्डन वीजा ऑफर करने शुरू कर दिए और इन्होंने कहा कि जी हम 10 ईयर से गोल्डन वीजा देंगे आपको, अगर आप आते हैं तो आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। और फिर वो कंटिन्यूसली ऑब्वियसली की मार्केटिंग चली रही थी। तो बस आई थिंक वो 2021 से जो मार्केट चढ़ना शुरू हुई है, वो 41 वीक में है हम। हर हफ्ते प्राइस इंक्रीज हो रही है, हर हफ्ते प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं 41 वीक से। और जो लास्ट पीक था ना, लास्ट पीक वो लास्ट नवंबर को क्रॉस कर दिया। इधर अच्छा, ये होता है ना, यूं चढ़ी फिर गिरी, एग्जैक्टली फिर यूं चढ़ी और फिर गिरी, अब चढ़े जा रही है। वो जो लास्ट पीक है उसको भी क्रॉस कर चुकी है पिछले नवंबर को। तो बात ये कि वो सर्कमस्टांसेस नहीं है जो 2008 में थे, दुनिया वैसी नहीं Exactly. है जो 2014 में थी। 14 में थी। दुनिया में पोस्ट कोविड के बाद गवर्नमेंट को अपने लोगों को हैंडल करना शदीद मुश्किल हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को सिवाय टैक्स के कुछ समझ नहीं आता। करेक्ट, कुछ समझ नहीं आता। ये वो टाइम है जहां पे गवर्नमेंट्स को दुबई गवर्नमेंट से सीखना चाहिए कि नए दौर में या पोस्ट कोविड दौर में मुल्क या शहर कैसे चलाए जाते हैं। आपको टैक्स रिबेट देनी होगी, यानी तुम आओगे तो खर्च करोगे, मैं तो तुम्हें आने ही नहीं दे रहा ना। दुबई का मॉडल ये है कि भाई आ जाओ, मैं पैसे बना लूंगा। क्यों? तुम फैमिली लेकर आओगे, तुम प्रॉपर्टियां खरीदोगे, तुम गाड़ियां खरीदोगे, तुम एंजॉय करोगे, ये पैसा कहां जाएगा? मेरे मुल्क में ही तो खर्च होगा ना सारा। करेक्ट। तो एंट्री बैरियर जो है वो बिल्कुल गायब कर दिए हैं दुबई ने। देयर इज नो एंट्री बैरियर। बाकी मुल्कों में एंट्री बैरियर अभी भी खड़े हुए हैं। 40% टैक्स दे दूंगा, 50% दे दूंगा, 60% पे हो जाएगा। कैपिटल गेन टैक्स डबल हो रहा है अमेरिका में, 25% से आई थिंक 45% हो रहा है अमेरिका के अंदर। अभी वहां से लोग निकलेंगे। तो अभी दुनिया वालों को, क्योंकि वो ऊपर वाले जो थे वो कभी भी अपने अवाम के लिए लॉयल थे ही नहीं। एग्जैक्टली। ठीक है, पहले कोविड से पहले सारे प्रॉब्लम्स अंडर द कार्पेट पड़े हुए थे, सारे प्रॉब्लम्स। कोविड ने वो प्रॉब्लम, वो कहते ना, वो जो शिट थी वो पंखे पे थी, पंखा चल गया कोविड के बाद, शिट लगी हुई है सारी। और हर मुल्क की हालत खराब है, समझ नहीं आ रहा कि उसको हम हैंडल कैसे। और ये लोगों को भी समझ में आ रहा है, लोगों को ये पता चल गया है कि वो गवर्नमेंट्स के ऊपर रिलाय नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ये पता, इस तक को पता। और जिसको नहीं पता वो पता नहीं किस अहमकों की दुनिया में रह रहा है, जो इस वक्त भी ये बात कर रहा है कि मेरा मुल्क। भाई मुल्क वो है इंसान का जहां पे उसको सिक्योरिटी हो। एग्जैक्टली, जो पॉइंट आपने पहले सिक्योरिटी हो, वो खुश हो, क्योंकि ये सारी चीजें प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। ट्रू। गवर्नमेंट को पावर इसीलिए मिलती है कि वो एक आम आदमी को, जो एक गरीब आदमी है, उसको वो ये सारी चीजें प्रोवाइड करे, क्योंकि वो पावरफुल है और वो गरीब आदमी पावरलेस है। तो ये लोगों को वापस वो जो ओल्ड स्कूल है ना, मेरी ये नेशनलिटी, मेरी ये रेस, मेरा ये कुछ, एक स्कूल है भाई, मेरे पास ये रिसोर्सेज हैं, इस रिसोर्सेज के अगेंस्ट मुझे कौन सा मुल्क क्या प्रोवाइड कर सकता है। सो दीज कंट्रीज आर एट माय सर्विस। मैं अपने कितने चेक बॉक्सेस टिक कर पा रहा हूं बस। तो जो कंट्री मुझे सर्विस अच्छी देगा, जो कंट्री मुझे सर्विस अच्छी देगा, मैं वहां जाऊंगा। ये दुबई बता रहा है।
और नहीं, और एक चीज आप मतलब मुझे भी जो लगती है कि ये जो गोल्डन वीजा वाला इन्होंने दे आर ऑफरिंग टू पीपल, तो इन अ वे दे अंडरस्टैंड कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है बेसिकली, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर एनी अदर, नेपाल, आप कोई भी कंट्री अफ्रीका, ले लीजिए, अफ्रीका बहुत सारे अफ्रीका, हाँ, तो श्रीलंका का हमने देखा हाउ द इकोनॉमिक आउट क्रैश्ड। हम्म तो बेसिकली अभी इंडिया का भी सूनर और लेटर आई अंडरस्टैंड कि उस वाले फेज पे पीपल विल बी क्रॉसिंग थ्रू, इट वुड हैपन सूनर और लेटर। हम्म तो वो होना ये है, अगर बिल्कुल बिल्कुल। और वो पे इंटरनेट है ना, थैंक्स टू इंटरनेट आप एग्जैक्टली, नॉलेज को रोक नहीं सकते ना, ये तो मुसीबत है। ट्रू, नॉलेज पे कोई बैरियर नहीं लगा सकते। तो पहले तो ये बात होती ही नहीं थी, कोई बात करते तो अरे तुम तो ये तुम वो हो गए हो क्या, तुम तो बिल्कुल गोरे हो गए हो, तुम तो फिर ये पीले हो गए हो, तो ये हो गए हो, वो हो गए हो। भाई फंडामेंटली मेरा रोल ये है कि मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी प्रोवाइड करूं, करेक्ट। जो मुझे और हेल्प करेगा अपनी फैमिली को अच्छी जिंदगी प्रोवाइड करने के लिए, मैं वहां रहूंगा। एग्जैक्टली, ये मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन है। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं और मैं किसी ऐसी जगह पे बैठा हुआ हूं, तो आई एम नॉट एग्जैक्टली, नॉट सर्विंग, राइट? दैट इज द फंडामेंटल थिंग। मेरे बच्चे नहीं है सेफ, मेरे बच्चों के साथ मेरे बच्चों का फ्यूचर सेफ नहीं है। तो फिर और मैंने बकायदा अंडरस्टैंडिंग है पॉइंट की हमारी खुद की कंट्रीज में इतने रिसोर्सेज होने के बाद भी, एंड कंट्री लाइक यूएई, मैं पर्टिकुलरली दुबई की बात कर रहा हूँ, वेयर दे हैव अ नॉन डिपेंडेंट रिसोर्स जो आपने बताया पेट्रोल, उसके बावजूद भी दे आर एबल टू गिव यू अ सिक्योरिटी एंड अ गोल्डन वीजा। हाँ, तो बिकॉज ये सोचने वाली बात दे अंडरस्टैंड है। अंडरस्टैंड मैं जब दुबई जाता हूँ तो ना कभी कभी मेरी कोशिश होती है मैं टैक्सी में बैठूं, क्योंकि जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं ना उनको शहर का बड़ा पता होता है, क्योंकि वो आपको बता देते हैं कि वो कितने बिजी हैं। वो आपको बता देते हैं कि एयरपोर्ट से किसको पिक किया था, कौन लोग ज्यादा आ रहे हैं, कौन लोग कम आ रहे हैं, राइट? क्योंकि वो सारा दिन घूमते फिरते रहते हैं, तो उनके पास बहुत नॉलेज होती है उस तो जो जो इवन टैक्सी ड्राइवर्स है ना, दे दे आर इन लव विद दुबई। अच्छा, अब आप ये बताइए मुझे कि एक बेचारा गरीब आदमी है जो एक सर्टेन अमाउंट कमाता है महीने के, और दुबई इज नॉट अ चीप चीप प्लेस, राइट? एग्जैक्टली, वो फॉर श्योर, कमाता है, लेकिन वो कहता है यार मुझे दुबई से कहीं नहीं जाना। मुझे जो पीस ऑफ माइंड यहाँ मिलता है, और जो मैं देख रहा हूँ कि दुबई कैसे बड़ा हो रहा है और शेख क्या करते हैं और वो करते हैं, मुझे बहुत सुकून है, सुकून है। और ये वो टैक्सी ड्राइवर्स हैं जिनकी मैं बता रहा हूँ, वो मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगहों पे जीसीसी में काम करके आए हैं। करेक्ट, कोई कहीं काम कर कर आया हुआ है, कोई कहीं काम कर कर आया, और वो दुबई को छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते हैं, एक ने बता रहा था मुझे कि एक दफा मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो मैंने सोचा मैं तो गया, मेरा हो गया एक्सीडेंट, तो बस अब तो मैं टैक्सी ड्राइवर था, अब तो मैं गया, मुझे पकड़ेंगे, कहेंगे जाओ निकलो। कहता पुलिस वाला आता है मुझे जूस पिलाता है, आके बैठता है, कहता है क्या है, सब ठीक है, सब ठीक है, जूस जूस पियो, सब ठीक है, हो गया सब ठीक है। कहता है इंश्योरेंस का हो जाएगा, वो हम देख लेंगे सारा पेपर शेपर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये दुबई की पुलिस, ये दुबई की पुलिस है जो एक आम आदमी को वो रिस्पेक्ट दे रही है, these उसको are पता है। these are the things to understand exactly. And this is the things which Sheikh Mohammed has done. You need to understand कि why Dubai is Dubai. शेख मोहम्मद ने उस जगह को रन कैसे किया है। बड़ी बड़े लोग पीएचडी डिग्रीज लेके कंपनीज को रन नहीं कर पाते, जिनको Exactly. इतना पैसा मिलता है, लेकिन शेख मोहम्मद बीइंग द ओनर ऑफ दुबई, ओनर, एक फैमिली ओन करती है ना दुबई को, Exactly. है ना, एक फैमिली की ओनरशिप है, जैसे आपकी ओनरशिप घर है, आपका गाड़ी है ना, यू ओन इट। तो शेख मोहम्मद ओन्स दुबई। वो Right. उसकी इतनी डेप्थ है सोच की कि उसको ये पता है कि मेरा एक ड्राइवर भी जो है टैक्सी वाला, वो अगर उसकी फीलिंग मेरे लिए अच्छी नहीं है या दुबई के लिए अच्छी नहीं है, तो आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी। तो ये And they also मतलब अब I think they are tending to understand कि country जितनी grow करेगी, so we will be much secure, we will grow along with the country. तो ये सिक्योरिटी इनके है, मतलब मेरे को जितना लगता है।
they are seeing that growth happening ना, वो कह रहे हैं बिजी हो रहा है, ये हो रहा है, लोग आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हैपनिंग है. और you and obviously when you go to Dubai you feel that life, you know, कुछ ना कुछ हो रहा है. और फिर अब तो हर चीज हो रही है ना वहां पे, वहां पार्टी भी होती है, वहां पे सारे सब कुछ हो रहा है दुबई के अंदर, हर चीज हो रही है. तो कोई आके आप ये कहें यार यहाँ ये नहीं होता, भाई न्यूयॉर्क में नहीं होता होगा, दुबई में तो होता है, वहां लंदन में नहीं होता होगा, यहाँ तो होता है. और फिर वो तो इस ये मेट्रो बन गया, मेट्रोपोलिस बन गया है, जो कि इट्स दुबई, इट्स नॉट. जैसे हम लंदन को, वी डू नॉट ओन लंदन, पता है, लंदन से 2 घंटे दूर हूं, कहते हैं लंदन इज नॉट यूके. लंदन हम डिसोन करते हैं, लंदन को टोटली डिसोन करते हैं. लंदन इज जस्ट लाइक अ सर्कस. आप जाओ लंदन में, एक दिन गुजारो, सर्कस देखो, वापस आ जाओ, राइट. क्योंकि वो मेल्टिंग पॉट है, वहां पे आपको 70% लोग जो है ना वो फॉरेनर्स मिलेंगे. फॉरेनर्स का मतलब एक अजीब कल्चर है वहां का, वो एक यूनिवर्सल कल्चर है. तो वो यूनिवर्सल कल्चर हर एक की समझ में तो नहीं आता. तो वहां के रहने वाले, लंदन के रहने वाले कहीं और नहीं रह सकते, और जो बाहर के रहने वाले वो लंदन में नहीं रह सकते. तो दुबई इज लंदन कि वो कल्चर इस तरह का बना दिया है कि वो है जरूर जीसीसी में, बट दैट्स नॉट पार्ट ऑफ जीसीसी. उसका दिमाग जो है वो separate country. It feels like a separate country. हाँ, it feels like that you are in a separate country. अच्छा, शायद आपको पता हो कि बहुत से लोगों को तो जब वीजा लेने जाते हैं ना, तो पता चलता है ये यूएई का पार्ट है, वरना कहते हैं दुबई का ट्रेड इतना है लोगों में. हम तो दुबई के वीजे के लिए गए थे, तो कहते हैं वो तो अच्छा, वो तो यूएई की एम्बेसी जाना होगा. हैं, यूएई की एम्बेसी दुबई के वीजे में? यूएई की एम्बेसी क्या कर रही है? तो कहते हैं भाई यूएई इज अ कंट्री, दुबई इज अ सिटी. So that's how popular that place has become. So it's a case study. I think इस पे PhD होनी चाहिए. Exactly. इस पे यूनिवर्सिटीज के अंदर एक PhD होनी चाहिए, डिग्री होनी चाहिए कि क्या किया है, कैसे किया है, टेस्टामेंट क्या है. ये हर चीज पढ़ते हैं हम, नहीं, हम हर चीज पढ़ते हैं, ये भी पढ़ना चाहिए, ताकि जो नए लीडर्स आ रहे हैं ना, उनको पता हो कि अब सिटीज या कंट्रीज ऐसे बनते हैं और ऐसे चलते हैं. ये जो ओल्ड स्कूल है ना सिलसिला, ओल्ड स्कूल, ये आप इररेलेवेंट इसलिए हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर लोग जिनके पास पैसे होंगे, जिनके पास अकल होगी, जिनके पास रिसोर्सेज होंगे, दे विल लीव फॉर दीज प्लेसेस. एग्जैक्टली. फिर आपके पास और क्या बचेगा वहां पे? कचरा बचेगा ना. तो फिर आप कचरे पे कर लें लीडरशिप अपनी. स्मार्ट लोग तो चले गए, स्मार्ट लोग तो मूव आउट हो गए, क्योंकि वो सिंक ही नहीं हो रहे आपके साथ. और ये इसको ह्यूमन एवोल्यूशन कहते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन. सो ये चेंजेस आ रहे हैं उस जगह के अंदर जो काफी काफी डीप हैं चेंजेस. और जब आप वहां जाते हैं तो ये चीजें आपको फिर फील होती हैं कि इन्वेस्टर्स ने, मैं गया वहां पे, बेलग्रावी का आइलैंड बना हुआ है जुमेरा के ऊपर, और मेरे साथ एक मेरे मतलब जो हम जुल्फ हैं वो भी काफी बड़े इन्वेस्टर्स हैं. तो उन्होंने जो है वो वहीं पे कोई विला वगैरह लिया है जहाँ पे रोनाल्डो ने का विला है. तो वो बता रहे थे कि भाई मतलब लोगों ने 20-20 मिलियन, 40-40 मिलियन, 35-35 मिलियन दरम की चीजें ली हुई है वहां पे. कौन लोग हैं ये? उसको ना जो बीच फ्रंट है दुबई का, उसको गोल्डन बेल्ट कहते हैं. अच्छा. सारा रशियन पैसा लगा हुआ है उसके ऊपर. रशियन एक 2 बेड जो है पाम जुमेरा के अंदर 20-20 मिलियन का अपार्टमेंट. ये हालत है उसकी. और अभी पाम जबल अली उन्होंने खड़ा कर दिया, वो बेच रहे. फिर पीछे अभी तो वो तो ऑल अक्रॉस, मतलब दुबई इज ओवरवेलमिंग. दुबई को सिर्फ स्टडी करने में ही आपको कुछ महीने लग जाएंगे कि इसको समझने में कि ये कौन कौन से एरियाज हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, कौन कौन से डेवलपर्स हैं.
आपको एग्जैक्टली टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं ऑब्वियसली दूसरी मार्केट्स को भी देख रहा हूँ। ओमान पीस ऑफ केक, छोटी सी मार्केट है, सबका पता है क्या कुछ है, कुछ एक हिस्ट्री है, कुछ है, और इतनी हिस्ट्री है नहीं उनकी, आसान भी है। इसी तरह शारजा की मार्केट है, स्मॉल मार्केट, पिक अप कर रही है, छोटी सी हिस्ट्री है, सब कुछ हो। दुबई तो भाई अभी तो मैंने स्क्रैच सरफेस को स्क्रैच किया होगा। करेक्ट। अच्छा, ये जैसे हम अभी इन मार्केट्स को कंपेयर करते हैं, लेट्स से आई एम नॉट काउंटिंग इन सऊदी, बिकॉज आपने बताया कि बिकॉज दे आर नाउ ऑन अ अर्ली स्टेज है उनकी ना, इट्स अर्ली स्टेज। वॉच एंड सी। लेट्स कंसीडर ओमान के साथ, ओमान या फिर अदर कंट्रीज, लेट्स से, हाँ, ये अगर हम लोग नेबरिंग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं दुबई के साथ, एंड लेट्स से इफ देयर इज अ पर्टिकुलर इन्वेस्टर, अगर वो ये सोचते हैं कि लेट्स से ही हैज सम काइंड ऑफ क्वेश्चन कि मेरे को एक पर्टिकुलर जगह पे मुझे पैसे लगाने हैं, ठीक है, एंड मे बी ही इज थिंकिंग कि एप्रिसिएशन वैल्यूज जो हैं in these recent years, let's say 3 to 4 years, if they are thinking कि नहीं, if is comparing the graphs, and if is thinking कि नहीं आगे कौन सी ऐसी जगह है जहां लगा के जो है, और कौन सा ऐसा बिल्डर है जहां पैसे लगा के आई कैन make good appreciation out of it, taking in point the previous appreciation histories and how people have मतलब gained basically the ROIs or whatever you call प्रीमियम्स जो भी लोगों ने कमाए। तो ये आप मतलब इसको कैसे बोलेंगे कि which country they should go for present state of in the present state? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए पहले हमने ना इसको बहुत चीजों को सिंप्लीफाई किया हुआ था, क्योंकि यार वो इन्वेस्टर है, उसको पैसे ज्यादा चाहिए, रिटर्न ज्यादा चाहिए, है ना। अब सिलसिला ये कि इन्वेस्टर तो है और उसको रिटर्न भी, लेकिन सिर्फ रिटर्न नहीं चाहिए, उसको ये भी चाहिए कि कितने जल्दी चाहिए और कितना लेट चाहिए, और रिस्क कितना मैनेज कर सकता है। तो जो अब इन्वेस्टर देख रहे हैं ना इस रीजन के अंदर, उसको सबसे पहले अपने आप को देखना होगा। कुछ इन्वेस्टर्स जो है ना वो दुबई के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जो एक दफा पैसा डुबो चुके हैं, वो दोबारा आने को तैयार ही नहीं है, और जो डुबो चुके हैं उसमें वो दुबई को ब्लेम करते हैं, और मैं उनको ब्लेम करता हूं। वो दुबई को ब्लेम करते हैं, मैं उनको ब्लेम करता हूं। बात देखें, कोई भी काम करने से पहले रिसर्च जरूरी होती है। एग्जैक्टली होती है। कोई भी काम करने से पहले जब तक आप उसके कल्चर, उसके चेंजेस, उसके इकोनॉमिक्स, उसके विजन्स, उसकी पॉलिटिकल चीजें, इन चीजों को आप अगर नहीं समझते तो आप अपने आप को रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को नहीं कह सकते। करेक्ट, क्योंकि हर चीज इंपैक्ट करती है ना, ये चीजें तो इंपैक्ट करती हैं। प्राइसेस कोई खुद ही थोड़ी ऊपर बढ़ जाती है, मैंने लगाया और प्राइसेस बढ़ गई, भाई बढ़ गई जबरदस्त। क्यों बढ़ी, क्या हुआ था, ये क्यों जो है, इट्स नॉट अ ब्लाइंड, हाँ ये क्यों है ना सारा, क्यों 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 ये इतने सारे क्यूज हैं, क्यों है। अब कुछ मार्केट के अंदर क्यों बहुत आसान होगा, लेकिन जीसीसी की मार्केट के अंदर क्यों इतना आसान नहीं है। और इन्वेस्टर है तो जितना दम लगाने का होना चाहिए, इतना ही दम होल्ड करने का भी होना चाहिए। और ये भी होना चाहिए कि मार्केट गिरेगी तो मार्केट चढ़ेगी भी, क्योंकि कभी मार्केट एक सी नहीं रहती। 2020 में इमार साउथ, उस जमाने में हम विला देख रहे थे, 2020 में इमार साउथ का जो विला था, विला नहीं सॉरी टाउन हाउस देख रहे थे, 3 बेड टाउन हाउस देख रहे थे, वो तकरीबन कोई 8 लाख का था, और पेमेंट प्लान पे था तैयार, 50% दे दीजिए, बाकी 50% रेंट के थ्रू पे कर दीजिएगा। अच्छा, 2020 में इस वक्त 1.8 मिलियन का है वन शॉट में। राइट। अब 2020 में किसने पैसा लगाया, सब तो भाग गए होंगे, क्या हो गया, दुनिया तो और डूब जाएगी, हम तो सब मर जाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा। 2020 में हम सब यही बातें कर रहे थे ना। एग्जैक्टली। तो जिन्होंने लगा लिया वो 1.8 पे खड़े हुए। फिर तो ये बात ये है कि तो इन्वेस्टर को ये देखना होगा कि मैं वाकई इन्वेस्टर हूं या नहीं। पहली बात, मैं सारे क्यों मेरी क्यों की जो लिस्ट है वो कितनी लंबी है। जितनी लंबी क्यों की लिस्ट होगी
जितनी लंबी क्यू की लिस्ट होगी इतना ही बेहतर इन्वेस्टर होगा, और जब वो बेहतर इन्वेस्टर होगा तो उसके लिए अब बुफे आ गया। पहले वन डिश थी, करेक्ट। पहले बिरयानी थी, बस बिरयानी खाया, दुबई आया और बिरयानी खाया। अब आ गया कोरमा, अब आ गया मसाला फिश, अब आ गया KFC, अब ऑप्शंस बढ़ गए उसके पास। अब जब ऑप्शन बढ़े ना तो वो, क्योंकि उसको पता है ना कि मैं किस तरह का इन्वेस्टर हूं, मतलब जो दुबई के इन्वेस्टर है दुबई में लगाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो ठीक है मत लगाओ दुबई में, आपका इमोशनल ब्लॉक है ना, मत लगाओ, ठीक है। लेकिन फिर एक्सपेक्ट करो कि जो बाकी मार्केट्स हैं उनके रिटर्न भी उसी तरह के नहीं होंगे, राइट राइट। क्योंकि हर चीज रिस्क के साथ कनेक्टेड है ना, हर करेक्ट। चीज रिस्क के मैं साथ एक और connected है। चीज बोलना चाह रहा था कि जी जी जैसे अगर इन केस इफ अ पर्टिकुलर इन्वेस्टर इज थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन दुबई, मैं जनरल क्राइटेरिया ले रहा हूँ, और उसके डेफिनेटली जैसे आपने बताया कि क्यों वाली चीजें आनी चाहिए दिमाग में कि वाई 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 वाई, वाई वाई वाई, बहुत सारे वाइज। और आप मान के चलिए कि ही बेसिकली हैज टू अंडरस्टैंड कि प्रीवियस हिस्ट्रीज देखनी है उसको एंड एवरीथिंग वॉट एवर इट इज, कि बिल्डर्स ने कैसे क्या एप्रिसिएशन दिए नहीं दिए। एंड मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि एटलीस्ट बिकॉज जैसे मैंने कुछ सोर्सेस आपने शेयर किए हुए थे मेरे से, जब मैंने उनको स्टडी करे, सो एटलीस्ट व्हेन वी आर सीइंग टिल नाउ, टिल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दुबई हैज नॉट रीच्ड द बबल। तो मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि दैट मेक्स अ वेरी गुड सेंस फॉर द इन्वेस्टर्स, कि आप इस टाइम पे जो है इट्स अ गुड मार्केट टू प्ले, क्योंकि बबल अगर आ गया मार्केट में तो देन इट बिकम्स वेरी इनसिक्योर। यार मतलब देखिए बबल का जो लफ्ज है ना, बबल का लफ्ज उस वक्त होता है जब कोई चीजों को कंट्रोल ना कर रहा हो। करेक्ट। अगर मैं गवर्नमेंट हूं, राइट, गवर्नमेंट, और मैंने चीजों को कंट्रोल किया हुआ है और दुनिया खराब से खराबतर हो रही है, मुझे ये बता दीजिए कि ये जो वॉर्स हो रही हैं ये खत्म हो गई सारी, गले वाले मिल लिए सब, कहने सब हम बहुत अच्छी तरह से रहेंगे, अब हमारी सबकी दोस्तियां हो गई हैं, कुछ हो गया सब कुछ। अमेरिका कह रहा है कि मैं टैक्स खत्म कर रहा हूँ, टैक्स फ्री हो जाएगा अमेरिका। यूके कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो ये राइट्स तो सब खराब थे, गलत हुए थे, नहीं होने चाहिए थे, तो हमने सब ये ठीक कर दिए। तो ये जो आप बबल का लफ्ज यूज कर रहे हैं ना, इस बबल के लफ्ज के साथ इस चीज को आपको जरूर कनेक्ट करना होगा कि ये बबल उस वक्त बनता है जब आपने चीजों को कंट्रोल ना किया हो और दुनिया से उठ के लोग ना आ रहे हो। ट्रू। दुनिया से उठ के लोग आ रहे हैं ना भाई। एक बात सुने, मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं, यहां इन्वेस्ट कर लो, ठीक है, आप तो पहले ही तैयार थे, आप तो पहले ही देख रहे थे कि मैं कहां इन्वेस्ट करूं। करेक्ट करेक्ट। तो बहुत सारे लोग, अब एग्जांपल मैं आपको दे दूं ना, ये राइट्स हुए ना यूके के अंदर, मेरी कितनी इंक्वायरीज बढ़ गई हैं यूके के अंदर। जो जो इमिग्रेंट्स हैं सारे, चाहे 20 साल से रह रहे हो, 50 साल से, यानी जो बॉर्न नहीं हुए यहाँ पे, पासपोर्ट है उनके पास, वो कह रहे हैं भाई बैकअप चाहिए। राइट्स हुए ना पीछे, तो लोग एकदम से अनकंफर्टेबल हो गए कि भाई हमारे पास कोई ना कोई बैकअप होना चाहिए। बैकअप होना चाहिए। ये वही सोच है जो हमारी जैसे पाकिस्तान में होती थी, ये है अभी भी। बैकअप क्या है आपका? बैकअप क्या है? अगर हालात और खराब हो गए, राइट्स फिर स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप दूसरी दफा पे वहीं खड़े में होंगे क्या? नहीं। अब धड़ाधड़ यूके के जो हैं इमिग्रेंट्स, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, वो क्या कर रहे हैं? तो अभी राइट्स क्या या दुबई ने कराए थे? नहीं। सो मेरा पॉइंट ये है कि लोग वैसे ही ऑप्शन देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि हम कहां जाएं, ठीक है, और देयर एंडेड अप इन दुबई। जब दुबई की ऑफरिंग देखते हैं तो अच्छा, तो लोग तो आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, ठीक है, वो और उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे उन्होंने हर चीज पकड़ी हुई है, उन्होंने फ्लिपिंग पकड़ी हुई है, उन्होंने स्पेकुलेटिव बाइंग पकड़ी हुई है, उन्होंने सब पकड़ा हुआ है। आप प्रॉपर्टी लेंगे, मिनिमम 30% पे करना पड़ेगा आपको अगर आपको बेचना है तो 30%। जब मार्केट गिरी थी ना, तो 5% के ऊपर बेच रहे थे लोग, फ्लिप कर रहे थे। अभी 30 मिनिमम है, कोई तो 40 है।
40% पे करो, फिर बेचने की बात करना। और भी सोचिए कि यार दुबई की गवर्नमेंट बेवकूफ गवर्नमेंट है क्या? सोचे ना इस चीज को, सोचे। एग्जैक्टली। तीसरी दफा खड़ी हुई है, हम्म। तीसरी दफा खड़ी हुई है, फिर वो मिस्टेक करेगी, क्यों करेगी? क्यों प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व नहीं करेगी? करेक्ट। और दूसरी बात, अच्छा, मैं एक चीज और थोड़ा सा मतलब आई वाज जी, ट्राइंग टू, आपने जो ये बताया कि जैसे लेट्स से दैट अदर कंट्री से जब लोग मूव करते हैं दुबई, जैसे आप बता रहे हैं कि यूके में अब दूसरी दफा अगर राइट्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ भी एक्स वाई जेड व्हाटएवर इट इज इन एनी ऑफ द कंट्रीज, हाँ, मतलब आपने जब बोला इस चीज को कि दुबई इज ए कंट्री, मतलब वहाँ के किंग ने जो है शेख मोहम्मद बिन जायद ने, ही हैज मेड अ विजन कि आई विल गेट दी utmost सिक्योरिटी डन। जो दूसरे फ्लॉज है कंट्रीज में, आई विल जस्ट फुलफिल देम एंड आई विल मेक श्योर दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, सो देयर आर नॉट ओनली इन्वेस्टर्स हु आर इन, मतलब आपका क्या बोलते हैं, इन्वेस्टिंग इन दुबई, बट देयर एंड यूजर्स एज वेल जो मूव कर रहे हैं दुबई में बेसिकली, राइट? वही मूव कर रहे हैं। और अब दुबई एंड यूजर मार्केट बन रही है। लोग करेक्ट। प्रॉपर्टी है ना, दो रीजन से ले रहे हैं, एक तो रहने के लिए ले रहे हैं और दूसरा लेके रेंट पे देने के लिए। मैं कुछ फैमिली से मिला हूं जाके वहां पे, वो फैमिलीज जो हैं वो कुछ नहीं करती, बताइए। अच्छा। कुछ नहीं करती, उनका रेंट आता है। अच्छा। यकीन करेंगे आप, चार चार अच्छा, पांच अभी पांच प्रेजेंट प्रॉपर्टीज ली रेंटल हुई, आरओआई क्या है रेंट आ इन रहा द है। करंट मार्केट? यार व्हाट इज द आरओआई, रेंटल आरओआई? आरओआई है ना, देखें दुबई जो है ना वो कोई 5 सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ हम्म। रीजन्स के अंदर। हर रीजन हम्म। एक एक अपनी अपनी कॉम्प्लिकेशंस, अपने आरओआईज, अपनी चीजों के साथ हम्म। खड़ा हो। तो हम्म। एक तरह से कहना है कि दुबई का आरओआई क्या है, ये तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। क्योंकि ऑब्वियसली ठीक अगर है। मैं आपसे पूछूं कि आप जिस मार्केट में काम कर रहे हैं उसमें पूरा, जैसे न्यू दिल्ली है, जैसे आप गुड़गांव में काम कर रहे हैं या न्यू दिल्ली में काम कर रहे हैं, अगर ये उठा लें पूरा, आप कहेंगे पूरा उसका वाई वार बता, नहीं बता सकते। कुछ रीजन में करेक्ट। ऊपर जा रहा होगा, बहुत जबरदस्त होगा, कुछ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, डिपेंडिंग के सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। ठीक है। अंडरस्टूड। तो तो ये स्टार्ट होता है कोई वर्स्ट केस सिनेरियो बता देता हूं मैं आपको, 6 से स्टार्ट होता है। और ये भी लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं। अगर ईयरली रेंटल्स पे गया हुआ है वो, तो मिनिमम 6% है और मैक्सिमम ये तकरीबन 10% तक जाता है, डिपेंडिंग के एरिया कैसा है, क्या कुछ है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, वो सब। और जो ये है, अल्लाह भला करे आपका, शॉर्ट टर्म, क्योंकि वहां पे एयरबीएनबी उन्होंने अलाउ किया हुआ है, तो वहां पे कंपनीज हैं जो एयरबीएनबी को मैनेज करती हैं, तो आप उनको दे देते हैं वो, तो कभी कभी रेंटल जो है वो 14% तक भी होता है, 12% अच्छा, तक आ भी जाता होता है। जी जी, है। बिल्कुल वेरी गुड अमाउंट। बिल्कुल आ जाता है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म रेंटल्स पर होता है ना। करेक्ट। और करेक्ट। ये मत भूलिए कि दुबई इज अ हॉटस्पॉट फॉर टूरिस्ट, एग्जैक्टली। हम्म। हॉटस्पॉट फॉर टूरिस्ट। तो जो एयरबीएनबी प्लेज अ मेजर रोल ये। एयरबीएनबी प्लेज अ मेजर रोल, और जो टूरिस्ट दुबई को विंटर्स में अफोर्ड नहीं कर सकते, विंटर्स में, हम्म। वो समर में करेक्ट। पहुंचते हैं। अच्छा। जी हम्म। जी, क्योंकि इतनी प्राइसेस कम हो समथिंग समर के मतलब। अंदर, तो उन्होंने इतनी हम्म। प्राइसेस कम की हुई हैं कि वो आते तो हैं, क्योंकि वो दिसंबर में आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं दुबई दुबई जाना। वो अपना जरा नंबर बना लें उसके, आप कहेंगे हैं अरे इतना महंगा, मैं तो नहीं जा रहा। लेकिन महंगा जो है वो जून जुलाई में जो है वो इतना सस्ता हो जाएगा कि आप कहेंगे कि आओ आओ, क्यों नहीं। तो दुबई की तो अभी मैं नोट कर रहा था, पिछले 4 महीने से जबरदस्त कैंपेन चल रही थी इसकी। एक वो सीजन है कैंपेन चलाने का, समर राइट। दुबई चलाने का, वो धड़ाधड़ चला रहे थे कि भाई आओ, जो चीजें तुम एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि क्योंकि अब चीजें ये हैं कि वहां पे जो इवन टिकट्स भी हैं बहुत से चीजों के, सुपर एक्सपेंसिव। अच्छा। हाँ, ये जो जो भी इनकी एक्टिविटीज हैं टूरिज्म वाली, उनकी जो टिकट्स हैं वो भी तो ऊपर नीचे जाते हैं, सीजन में बढ़ जाते हैं, करेक्ट। कम उसमें नीचे नीचे होते हैं। तो अब वो इतनी एग्जैक्टली। अट्रैक्टिव हो गई हैं, यानी जैसे आपने जहाज से छलांग लगा दी, वो सारे चीजें भी तो है ना, अब उनके इतने अट्रैक्टिव हो गए हैं कि लोग कहते हैं यार इतना सस्ता मिल रहा है, हम चले जाते हैं, सस्ते को लेट्स डू प्रायोरिटी इट। देते हैं, वो फिर अब समर में जाते हैं।
सो करेक्ट। इसलिए वहां पे ना वो वेरी करता है कि आप कहाँ की बात कर रहे हैं, और फिर सर्टेन एरियाज के अंदर प्रॉब्ली आपको शायद इतनी कैपिटल ग्रोथ ना मिले क्योंकि वो काफी मैच्योर एरिया है, वहां पे कोई खास नई डेवलपमेंट नहीं होनी, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि इस वक्त बिल्ड हो रहे हैं या आने वाले वक्त में बिल्ड हो। तो इसी के लिए राइट। आपको ग्राउंड लेवल नॉलेज की जरूरत है कि भाई दुबई गवर्नमेंट का विजन क्या है दुबई को लेके। अगर आप दुबई गवर्नमेंट के विजन के साथ साथ चल रहे हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपने वो विजन इग्नोर कर दिया कहीं पे और आपने अरे यार ये अच्छा लग रहा है मुझे, मैं ये खरीद लेता हूँ, ये तो ये हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? दुबई की गवर्नमेंट तो वहां ध्यान दे रही है उस साइड पे, ये आपने यहाँ क्यों ले लिया? तो मैं जस्ट एक छोटा सा जस्ट नॉट मतलब मैं एक बहुत छोटा सा पॉइंट मतलब ऐड करना चाहूंगा। बिल्कुल। ये आपने जो बोला है, हाँ, ये मेरे को ना दुबई साउथ की तरफ मेरे माइंड को लेके जा रहा ये है। दुबई साउथ एक रीजन है, दुबई साउथ एक रीजन है। दूसरा रीजन करेक्ट। है दुबई का नॉलेज ओएसिस, सिलिकॉन ओएसिस राइट। का नाम आपने सुना होगा, ये भी साउथ का एक इलाका है जहाँ पे, रह चुका हूँ मैं खुद ही। हाँ हाँ आप रह चुके हैं, तो वो सिलिकॉन, तो वो भी एक इतना ही हॉट हॉट एरिया है क्योंकि वहां पे भी बहुत डेवलपमेंट हो रही है। और ईमार ने अपने प्रोजेक्ट्स, हम तो देख रहे हैं ईमार कहाँ जा रहा है, या नखील कहाँ जा रहा है, या करेक्ट। दिमाग कहाँ जा रहा है, क्योंकि ये वो डेवलपर्स हैं जो समझे ये शेडो है गवर्नमेंट का। एग्जैक्टली। तो ये बिलियंस लगाते हैं इस चीज पे कि गवर्नमेंट कह रही है यार अब अगला फेज हमारा वहां पर है, अब हम अगली चीज वहां बनाएंगे, मेट्रो हम वहां लेकर जा रहे हैं, एयरपोर्ट हम वहां से उठाएंगे, इत्तेहाद रेल यहां आ रही है, हमने उसको वहां से कनेक्ट करना है। तो वो जो प्लान्स हैं करेक्ट। उनके, वो इन डेवलपर के साथ शेयर होते हैं। तो वो जब आके इन्वेस्ट कर रहे होते हैं तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि अरे ये ईमार कहाँ चला गया, कौन लेगा वहां पे? यार ईमार नहीं गया, वो गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें अब वहां फोकस करना है, तो बिलियंस लगाएगा ईमार, तो ऐसे ही तो नहीं लगाएगा ना, तो वो तो करेक्ट। उसे भी तो धंधा करना है, कहां से लगाएगा? तो दुबई, रियाज हुसैन भी दिखा। हाँ दुबई उस मामले में ना बड़ा क्लियर है कि आपको दुबई के विजन का पता होना चाहिए। यानी आपने वो जो करेक्ट। डॉक्यूमेंट है ना विजन का, यानी एक D33 है दुबई 33, और एक सोशल 33 है दुबई सोशल 33, और एक है 2040। इस तरह के दो अच्छा। तीन इनके विजन्स हैं, वो अगर आपने अच्छी तरह स्टडी किए हो तो आप बिल्कुल, वो आपको बीकन दे रहे हैं। कोई मैं आप बैठ के यार वहां अच्छा हो जाएगा, ऐसा करने की जरूरत ही किसी को नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट राइट। बता रही है कि जबल अली जो है ना वो उसका फोकस एरिया है, दुबई साउथ जो है वो उसका फोकस एरिया है, सिलिकॉन ओएसिस जो है उसका फोकस वो खुद ही बता दिया उसको। तो अगर आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट का, अब आपने ये देखना है कि मैं कब तक होल्ड कर सकता, कब मैं एक्सपेक्ट करूं कि रेंट जाएंगे। फिर आपको अपनी प्रायोरिटीज चेक करनी है कि मुझे सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन अगर आपको ये सारी बातें पता नहीं होंगी तो आप तो परेशान हो जाओगे, यार मैंने तो तैयार हो गया, अभी तक तो रेंट पे नहीं गया, फिर ये तो मैंने गलत इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर दी, अब इसका क्या होगा? वो थोड़ा फ्यूचर का प्रोजेक्ट है ना, तो थोड़ा सा इंतजार कर लो, एक आध साल के अंदर जब और एक्टिविटी स्टार्ट होगी तो रेंट पे चला जाएगा, क्योंकि ये तो है ही चला। अच्छा मैं तो समझा था फॉरेन रेंट पे चला जाएगा, ये तू समझे थे भाई, आपने स्टडी नहीं किया था विजन। और ये एक बड़ा मेरे को लगता है कि दिस बिकम्स अ वेरी गुड रिसर्च फॉर अर्ली इन्वेस्टर्स, अर्ली बर्ड इन्वेस्टर्स, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए वो दुबई कंटिन्यूसली जो है ना वो जूस दिए जा रहा है आपको। अगर कोई आके कहता है यार लेट हो गए, मैंने कहा कहाँ लेट हो गए? कहते दुबई में लेट हो गए। मैंने कहा हाँ दुबई में लेट इसलिए हो गए क्योंकि सर्टेन एरियाज के अंदर तो आप वाकई लेट हो गए, सर्टेन एरियाज तो ना वो चुड़ियां चुग गई खेत, आप पहुंचे लेट, वो तो हो गया खत्म। अब ये देखना है कि जो नया दुबई बन रहा है, दुबई भी तो नया बन रहा है ना, उसने भी तो, उन्होंने भी तो अपना काम चलाना है। वो ये कैसे कहते हैं बस हो गया सबका, सबने पैसे कमा लिए, हम पीक पे पहुंच गए, चलो छुट्टी करो, अब तो हमें नहीं चाहिए नए लोग। नहीं, नए लोग तो चाहिए, क्योंकि हम तो अभी भी ग्रो कर रहे हैं, अभी भी लोग आ रहे हैं, अभी भी डिमांड चल रही है, अभी भी पॉपुलेशन। तो फिर आप उस तरफ उस डायरेक्शन में जाइए। ऑल्दो आपको वो प्राइसिंग नहीं मिलेगी, 2020 की प्राइसिंग कहाँ मिलेगी आपको, ये 2021 की प्राइसिंग कहाँ मिलेगी आपको? वो तो आपको उस वक्त जाना चाहिए था जब मार्केट डाउन थी।
लेकिन अभी भी ये है कि अगर आप दुबई साउथ जाते हैं, जैसे आपने जिक्र किया, जबल अली दुबई साउथ उस इलाके में जाते हैं, या फिर आप सिलिकॉन ओएसिस की साइडों पे जाते हैं, यहाँ पे प्राइसेस आपको अभी कम मिलेंगी। जैसे अभी इमार कम मिलेंगे। ने अच्छा, अपार्टमेंट मैं लॉन्च, यही चीज थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ। जैसे मेरे कुछ इन्वेस्टर्स हैं, जब मेरी उनसे रेगुलर बेसिस पे बात होती है, सो दे हैव अ वेरी, मतलब अब उसमें कुछ कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर्स हैं विच आर ऑफ, मतलब वो थोड़ा सा, मतलब दे आर हेजिटेंट ऑफ, मतलब टू अंडरस्टैंड। वो सोचते हैं कि कैन आई एंटर विद ए स्मॉल टिकट अमाउंट, बेसिकली, बिकॉज अगर मेरे पास बहुत ज्यादा बेबी इन्वेस्टमेंट स्टेप, का बेबी क्राइटेरिया स्टेप, नहीं है। बेबी स्टेप। बेबी स्टेप, हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा था कि विच एरियाज मतलब उनके लिए प्रेफरेबल होंगी, या फिर दुबई इज एक्चुअली ए गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर देम, मतलब वो कर सकते हैं कि नहीं इन्वेस्ट। देखिए, ये इसमें दो चीजें हैं, डिपेंड ये करता है ना कि आपकी कैपेसिटी क्या है। अगर आपके पास कैपेसिटी है वन शॉट पेमेंट की, तो इस वक्त जो रेडी टू मूव मार्केट है, थोड़ी सी पुरानी, वो अच्छी मार्केट है। ठीक। यानी स्टूडियो आपको तकरीबन मिल जाएगा कोई 4.5-5 तक का स्टूडियो मिल जाएगा आपको, जो रेंट पे चढ़ा हुआ होगा, रेडी टू मूव है, ठीक है। पैसे दिए रेंट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये कोई 7% तक का रेंट होगा आपका, तो वो रिस्क फारिग हो गया आपका। ठीक है कि भाई चलो मैंने लगाया था, मेरे पास रेंट आना शुरू हो गया। डिपेंडिंग कि आपके पास वन शॉट पड़ा हुआ है 5 लाख दरम, डिपेंडिंग। ठीक है, करेक्ट। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे तो बेबी स्टेप्स लेने, छोटा छोटा करना है, तो उसमें वो जो इलाके हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एक इन्वेस्टमेंट पार्क है, अच्छा, दुबई इन्वेस्टमेंट पार्क ये है, जो ऑफ बिल्कुल प्लान में जाना मुझे। ऑफ प्लान में अगर आपने जाना है, तो उसके बिल्कुल साथ ही दुबई साउथ के साथ लगा हुआ इलाका है, जहाँ पे काफी ये कमर्शियल बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, ऑफिस। वहां पे आपको जो डेवलपर्स हैं वो आपको डिपेंडिंग कि आप कितना पे कर सकते हो, मैं ऑफ प्लान की बात कर रहा हूँ, आपको राइट। तकरीबन कोई मेरे ख्याल से 6.5 लाख से आपको 4 लाख तक भी मिल सकता है अच्छा। स्टूडियो। स्टूडियो कैसे? समझ गया। आप जितनी पेमेंट करोगे इतना डिस्काउंट दे देगा वो आपको। यानी फर्स्ट अच्छा। करो ओ। आपको, यानी अभी 6 लाख का है ना, वो अभी रखा हुआ पेपर पे 6 लाख रुपए का है। ठीक है, आप कहते हो यार मैं 50% पे कर देता हूं, तो अगर आप 50% पे करोगे, राइट, तो आपको 50% का पड़ जाएगा। इस तरह की भी ऑफर। अच्छा। अच्छा, तो यानी नहीं, बेसिकली इट यानी इज। वो आपको, आप कह रहे हैं कि जी मैं वन शॉट पे करूंगा ना, वन शॉट पे वो आपको ये ऑफर्स भी दे रहे हैं। आप कहते हैं वन शॉट नहीं पे करूंगा, मैं पे करूंगा 30%, तो आपको ये ऑफर मिल जाएगी। तो जैसे मैं आपसे कह रहा था ना कि उनके पास वहां पे दुबई को इसलिए भी इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है क्योंकि इतने सारे जो डेवलपर्स हैं वो किसी ना किसी तरह तो बेच रहे हैं ना। पर ये भी तो एक बड़ा अच्छा पॉइंट आप देखिए कि अगर बिल्डर आपको एक फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शन दे रहा है, दे रहा है आपको, 4 तरीके के पेमेंट प्लान दे रहा है। करेक्ट, कि आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए, हाँ जी आपको हाँ, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही। ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इट बिकम्स अ वेरी सिक्योर पॉइंट फॉर द इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स, कि यार ये ना कहीं मेरा पैसा बड़ा सिक्योर है, एंड आई हैव दी, मतलब उनको वो कॉन्फिडेंस में ये चीज आ जाएगी। एक बेसिक कॉन्फिडेंस दिल है कि नहीं, चलो एटलीस्ट माई मनी विल स्टार्ट टू ग्रो। वो एक दफा ना अगर आप दुबई के को अंडरस्टैंड आपने कर लिया ना, ठीक है, और थर्ड पार्टीज वेरिफिकेशन हो गई, मैं आप करेक्ट। नहीं बोल सकते, या फॉर एग्जांपल दुबई खुद नहीं बोल सकता कि सब ठीक है। मैं और आप करेक्ट। कौन होते हैं और दुबई कौन होता है ये कहने वाला कि सब ठीक है? जो थर्ड पार्टीज हैं, आईएमएफ है, एसएनपी है, ये राइट। थर्ड पार्टीज हैं जो 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 दुबई में इंटरेस्टेड नहीं है। मतलब दुबई के ऊपर नीचे जाने से आईएमएफ को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है दुबई चले जाए? क्या फर्क पड़ा? श्रीलंका डूब गया, आईएमएफ को क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा नहीं। तो लेकिन आईएमएफ जो है वो सबकी किताबें खोले बैठा है, और खोले बैठे नंबर देख रहा है, कितने नंबर, तेरे नंबर इतने ज्यादा, तेरे नंबर, और उसकी बेसिस पे वो उनको प्रिडिक्ट कर रहा है कि दुनिया को बता रहा है, प्रिडिक्शन दुनिया को बता रहा है कि इसकी राइट। ग्रोथ अगले साल इतनी होगी, और
या फिर ये Exactly. मार्केट जो है ना अनस्टेबल है। Unstable. जैसे 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 एक रिपोर्ट है यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड की, यूबीएस की रिपोर्ट है, वो ये कह रहा है कि ज्यूरिख की जो मार्केट है वो बबल में। True. यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक इन द वर्ल्ड है, Hmm. 420 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं उसके, वो स्विट्जरलैंड में बैठ के बोल रहा है, स्विट्जरलैंड में, कि जिनेवा जो है ना बबल है भाई। Bubble. घर घर मतलब घर के शहर को बोल रहा है कि ये तो मैं बबल में बैठा हुआ। वही और वही I was और about. और दूसरी मार्केट्स को देख, टोक्यो को बोल रहा है बबल है। Hmm. और क्यों बोल रहा है? उसका पैसा लगा हुआ है वहां पे। यूबीएस इन्वेस्टमेंट बैंक है ना, आपने जो पैसे यूबीएस को दिए होंगे उसने इन्वेस्ट किए हुए दुनिया के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर Correct. तो वो मार्केट को एनालाइज करके इन्वेस्ट करता होगा ना। Exactly. वो ये कह रहा है कि भाई ये जो टोक्यो है ना ये बबल में, और वो दुबई को कह रहा है फेयर प्राइस है। Fair price. दुबई को कह रहा है फेयर प्राइस, ओवर वैल्यूड भी नहीं कह रहा। बबल तो तीसरा तीसरा लेवल है, टॉप लेवल बबल। उससे नहीं Top चाहता है level. ओवर वैल्यूड, मतलब 1 रुपए की चीज है और बिग 2 रुपए में रही है, जो गलत है भाई, ओवर वैल्यूड है। Hmm. ओवर वैल्यूड भी नहीं, वो कहता है फेयर प्राइस है Correct. इस वक्त। तो ये क्यों बोल रहा है? तो आपको ना जो वेरिफिकेशन करानी है, वो इन्हें तो शादी करने जाते हैं तीसरे आदमी से पूछते हैं ना, यार Right. ये लोग कैसे हैं? अच्छा Hmm. आपकी बेटी की शादी हुई हुई उस घर में, मुझे बताइए कि ये लोग घर में कैसे कैसे हैं, आपकी बेटी खुश है? ये पूछते हैं ना। तो Exactly. यही काम आपने इनका करना है, आपने चेक करना है कि जिन लोगों का पैसा इन्वेस्ट हुआ है क्या वो खुश है। खुश है। Exactly. और अगर वो खुश हैं तो उसका मतलब है कि आपको भी खुश होना चाहिए। लेकिन अगर वो खुश नहीं है, क्योंकि उनका तो लगा हुआ है, तो प्रॉब्लम है। तो Correct. दुबई के बंदे ला दीजिए जो कहें कि यार मैं डूब गया, और अगर डूबा भी तो गलती किसकी थी? सारी गलती तो आप नहीं डाल सकते ना, क्योंकि मार्केट तो ऊपर भी जाएगी, मार्केट नीचे भी जाएगी। Exactly. इन्वेस्टर होता है खिलाड़ी ना। कोई True. गुगली आ गई और आप बोल्ड हो गए, तो आप हाथ खड़े होकर कहेंगे कि बॉलर जो है इसकी गलती है, बॉलर की गलती है। बॉलर की गलती है, मुझे आउट कर दिया। गुगली तो आएगी। Exactly. तो ये जो कहने वाले हैं ना कि मेरा पैसा डूब गया, मेरा पैसा डूब गया, तो वो बेकार से उनको अपने गरेबानों में झांकने की जरूरत है, और उनको Correct. अपने आप को रीवैल्यूएट करने की जरूरत है कि मैं वाकई जेन्युइन इन्वेस्टर हूं या नहीं। और जेन्युइन इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास 100 क्यों होते हैं, 100 क्यों, 100 वाइज। Correct. जब वो वाइज तो सेटिस्फाई होता है तो करता है। जो ब्लाइंडली कर रहा है वो तो जुआरी है भाई। Exactly. तो जुआरी तो तैयार होना चाहिए कि एक दिन फायदा होगा और अगले दिन नुकसान। Exactly. तो और ये ये मेरे को लगता है कि एक बड़ी अच्छी चीज है कि इन्वेस्टर इज अ ट्रू इन्वेस्टर, द पर्सन हु लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स। एक कंट्री, पूरी कंट्री का एग्जांपल आप ले लीजिए। आपने बताया कि देख लेना। ये 2 दफा गिरे फिर खड़े हुए। तो बीइंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑन अ मतलब फाइनेंशियल पार्ट, इफ यू आर लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स, दैट विल मेक योर फाइनेंसेस मोर बेटर इन द फ्यूचर। और कंट्री क्या होता है, मैं और आप ही तो हैं, इंसान ही चला रहे हैं ना, कोई एलियन तो नहीं आएगा। एग्जैक्टली उनका में भी ये फेयर क्या होता है और ग्रीड क्या होती है और मैं गलतियां नहीं करूंगा, वो यही बातें करते होंगे ना वो, या नई बातें करते होंगे जो हमें तो पता ही नहीं है कि वो क्या बातें करते होंगे। अरे भाई इंसान है तो वही बातें करेंगे। तो हमने उनको वो क्यों कर दिया कंट्री है। या जैसे मैं अपनी मदर से कह रहा था मैं उस दिन कि वो आपका एक इंप्रेशन था गवर्नमेंट के बारे में, एक इंप्रेशन होता है ना जिसका, ऐसी गवर्नमेंट, हमारा घर कैसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, गवर्नमेंट भी ऐसी चलती है। आपको क्यों लगता है कि गवर्नमेंट जो है कोई बहुत ही जबरदस्त तरीके से ऐसा होता होगा वैसा होता होगा? भाई क्यों होता होगा? करेक्ट। इंसान ही है ना सारे, अच्छे चलते होंगे, बुरे चलते होंगे, आगे होता होगा, शिकायत कर देते होंगे, नाराज हो जाते होंगे, यही होता होगा ना वहां पे भी, हैं तो इंसान ही सारे के सारे। तो आपने सोचा हुआ क्या है वहां पे? हाँ वहां तो ऐसा बड़ा है, वहां तो ये होता हो, कुछ नहीं होता।
सब हमारे जैसे। तो इसी तरह से मैं गवर्नमेंट की, कंट्री की बात भी कर रहा हूँ कि यार अगर आप सबको अपना जैसे समझेंगे ना, तो आपके लिए जिंदगी इतनी आसान हो जाएगी और क्लियर हो जाएगी, अजम्पशंस क्लियर हो जाएंगे। राइट। लेकिन जब आप ये सोचेंगे कि यार डाउनिंग स्ट्रीट में कौन बैठा है, व्हाइट हाउस में पता नहीं क्या होता होगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो वो सब इस चक्कर में रहते हैं कि मेरी पावर जो है ना वो नहीं जानी चाहिए। एग्जैक्टली। और मैं अब इनको कैसे, इनके कान मरोड़ूं, कैसे मैं डाइवर्जन लाऊं, कैसे मैं नई जंगें शुरू करूं, ये हरकतें चलती रहती हैं वहां पे। तो हमारा घर ना अच्छा चलता है, हम किसी के नुकसान के बारे में नहीं सोचते। हम नहीं सोचते कि राइट। उसका नुकसान कर दो, उसका नुकसान कर दो, उसको मार दो, ये कर दो, हम नहीं सोचते। हमारा घर व्हाइट हाउस से ज्यादा अच्छा है। हमारे साथ अच्छी रही मेरी उस दिन डिस्कशन। सो मैं जी जनाब। एक कुछ चीजों को जैसे पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि जैसे दुबई अभी अभी का जो टाइम चल रहा दुबई में, रियल एस्टेट इज ऑन सच ए बूम एंड इज परफॉर्मिंग सो वेल। मैं दूसरे स्टेट्स के बारे में थोड़ा सा जानना चाह रहा था, जी दूसरे जी 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 एमिरेट्स, जी जी जैसे जी कि जी लेट्स टेक फॉर एग्जांपल शारजा। तो ये बेसिकली आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड फॉर माय इन्वेस्टर्स एज वेल, फॉर अ होल जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, कि ये इस शारजा एक्चुअली फॉलोइंग दुबई, हाँ, या शारजा में जो है इस वक्त क्या हो रहा है बेसिकली। ये देखिए, जो शारजा क्या, अबू धाबी, रासो खैमा, सब सब इवन सऊदी अरेबिया फॉलोइंग दुबई। हर हर जीसीसी कंट्री इस वक्त फॉलो कर रहा है क्योंकि वो सब एक जैसे लोग हैं, अरब्स हैं, राइट। तेल था, सब चीजें थी, राइट। तो इसमें कोई शक नहीं है कि बिल्कुल शारजा फॉलो कर रहा है। अच्छा, शारजा के साथ एडवांटेज ये है कि शारजा इज अ ट्विन सिटी ऑफ दुबई। व्हाट? ट्विन ट्विन जुड़ा हुआ है, ट्विन? अच्छा 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 अच्छा। तो कुछ जुड़ा हुआ है ना, पता थोड़ी चलेगा शारजा कब स्टार्ट हुआ और दुबई कब कब वो हुआ। हाँ, वो अलग बात है कि लोग कहेंगे कि जी वो ट्रैफिक होता है तो पता चल जाता है कब शारजा में, बट वैसे कोई 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 डिफरेंस नहीं है ना, एक रोड किस तरफ दुबई है और एक रोड किस तरफ शारजा है, ठीक है, राइट राइट मिला हुआ है। तो एकदम। जब मिला हुआ है ना, तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ जगह है। क्या अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से कंजर्वेटिव है, फैमिली ओरिएंटेड है, अल्कोहल इज नॉट अलाउड वहां पे, इतना फैंसी नहीं है, थोड़ा थोड़ा ओल्ड स्कूल है, ये सब चीजें शारजा की। बट शारजा जो है वो एक इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई हो चुका है। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, काफी डाइवर्सिफाई हो गया। क्योंकि जब दुबई गिरा था ना, तो शारजा को बहुत फायदा हुआ था ना पहले, नहीं जब दुबई चढ़ रहा राइट। था तो शारजा को बहुत फायदा हुआ, और जब दुबई गिरा तो शारजा को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग दुबई के जो है वो शारजा में रहते हैं, क्योंकि शारजा में कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है और थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड जगह है वो। बल्कि कल्चर कैपिटल ऑफ द यूएई भी यूनेस्को ने इसको नाम दिया हुआ है, कल्चर कैपिटल ऑफ यूएई। 600 प्लस मस्जिदें हैं वहां पे, 600 प्लस, अच्छा। इतनी छोटी सी जगह के ऊपर 600 प्लस मस्जिद, और कमाल की मस्जिदें, जबरदस्त मस्जिदें बनी हुई हैं। तो उससे आपको आइडिया हो गया कि वो थोड़ा कंजर्वेटिव है और इस तरह की चीजें उसके साथ कनेक्टेड है, और इकोनॉमी पे उन्होंने बड़ा फोकस किया हुआ है अपना इस हिसाब से। तो अब वो भी कह रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी खुद बढ़ाएंगे, रियल एस्टेट को उन्होंने ऐड कर दिया है इकोनॉमी के अंदर। पहले नहीं थी क्योंकि लोगों को अलाउ नहीं किया हुआ था कि वो प्रॉपर्टीज खरीद सके। अच्छा। हाँ, अभी 2022 नवंबर, 19 मंथ्स या 20 मंथ्स अगो, ये उन्होंने अनाउंसमेंट की कि अब हर नेशनलिटी फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज खरीद सकती है, और शारजा की मार्केट चढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग जो रहते शारजा में थे और दुबई में काम करते थे, तो जब दुबई में प्रॉपर्टीज बिकनी शुरू हुई तो उन्होंने दुबई में इन्वेस्टमेंट की, ठीक है, और जब वो इन्वेस्टमेंट की तो उसके बाद वो दुबई मूव भी हो गए। लेकिन बात ये है कि अगर आप शारजा में रहे हुए हैं तो दुबई की लाइफ आपको बहुत परेशान करेगी बिकॉज ऑफ द स्पीड, नंबर वन। नंबर टू, इट्स अ मल्टी कल्चर थिंग। दुबई एग्जैक्ट। मल्टी कल्चर, यहाँ पे यूरोपियंस भी हैं और अफ्रीकन भी हैं, सब हैं वहां पे। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं उस एनवायरनमेंट के अंदर तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल नहीं है, मतलब जैसे वहां तो स्विमिंग पूल्स हैं, वो ओपन स्विमिंग पूल्स है ना,
तो जो यूरोप Correct. पहनाते हैं वो पहनते हैं वहां पे। अब आप अगर नहीं है उस माइंडसेट के कि अपने बच्चों को स्विमिंग कराने गए हुए हैं आप, और आप देख रहे हैं कि यूरोपियंस ऐसे घूम रहे हैं, तो आपको नहीं कंफर्ट नहीं मिल रहा, तो आप कहेंगे यार ये तो मैंने तो मुझे नहीं रहना यहाँ पे, तो फिर लोग वापस भी चले गए शारजा। अच्छा. हाँ, मूव हुए, वापस मूव हुए, क्योंकि यहाँ मूव हुए थे वो। सो अब ये वाली चीजों का जो डिफरेंस है, इससे शारजा को फायदा हो रहा है कि जो शारजा में लोग रहते थे अब वही प्रॉपर्टियां ले रहे हैं, धड़ाधड़ प्रॉपर्टियां उन्होंने ली हैं। और अब जाहिर सी बात है, जब वो मार्केट खुली है तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे प्रॉपर्टीज उधर दुबई के अंदर, वो फिर अब शारजा में इन्वेस्ट कर। शारजा की मार्केट ऑब्वियसली कनेक्टेड है दुबई की मार्केट के साथ, जैसे जैसे दुबई की मार्केट चढ़ रही है वैसे वैसे शारजा कर रही है, लेकिन शारजा ने काफी हद तक अपने आप को ना सेल्फ रिलायंट कर लिया है बिकॉज ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। और उस डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रियल स्टेट जो है ना, अब एक और आर्म बन के एंटर हो गया है उनकी जीडीपी के पाई चार्ट के अंदर। तो वो मार्केट में आपको एक स्टूडियो जो है ऑफ प्लान स्टूडियो 4.5 लाख का मिल जाएगा। दुबई में नहीं मिलता आपको। दुबई में मिनिमम स्टूडियो जो कीमत है वो 6.5 लाख है। 2-2.5 लाख का फर्क है दुबई और शारजा के अंदर। तो अब वो वहां से वो प्राइसेस पे आपको एडवांटेज मिल जाएगा, पेमेंट प्लान्स भी हैं, और आप जो आपको क्वालिटी मिलेगी ना, क्वालिटी तो वैसी ही मिलेगी जैसे दुबई में मिलती है। अच्छा. डेवलपर्स हैं उसी के ऊपर तो वो चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि शारजा में इस तरह की जो डेवलपमेंट थी कम्युनिटी लेवल के ऊपर, और यू नो ग्रीन कम्युनिटीज बनाई हुई हो, ऐसा नहीं बना हुआ था, इतना स्ट्रक्चर नहीं बना हुआ था। बल्कि ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो शारजा के जो डिप्टी रूलर है उसके साथ मिलके जो सऊदी एक प्रिंस है, उन्होंने लार्ज रियल एस्टेट कंपनी बनाई है शारजा की। Okay. और एक तरह समझिए कि उन्होंने इमार बना दिया शारजा का, उसका नाम है अरादा। अरादा। और मेरा जाना हुआ था वहां, तो अच्छा मेरी बेगम मतलब मेरी ससुराल जो है वो शारजा में रहती है 1970 से। तो 1970s. 1970 से तो हम जब वहां गए तो मेरी बेगम को यकीन नहीं आया कि ये शारजा है। शारजा. उस क्वालिटी का काम उन्होंने डिलीवर किया है, मतलब 25% वो डिलीवर कर चुके हैं, और उसको वो डाउनटाउन ऑफ न्यू शारजा कह रहे हैं, जो वो जगह बनाने जा रहे हैं। और इट्स प्रिटी इंप्रेसिव। प्राइसेस डबल हो चुके हैं 2 साल के अंदर। यानी जो 6-6.5 लाख का स्टूडियो था उस एरिया के अंदर, अब वो तकरीबन समझे मिलियन से ऊपर का बिक रहा है स्टूडियो, क्योंकि वो बिल्कुल कोर एरिया है और वहां पे वो सारा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं। कोई 48 बिल्डिंग्स हैं, 48 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, और साथ में वो ज़हा हदीद का डिजाइन किया हुआ है मॉल बना रहे हैं। और ईमार फर्स्ट टाइम एवर अपने 3 होटल्स उस जगह पे लॉन्च कर रहा है शारजा में, पहली इन्वेस्टमेंट ईमार के नाम से अरादा के अंदर। तो इस लेवल की पार्टनरशिप जो है वो अरादा ने की है ईमार के अंदर। एंड द गवर्नमेंट, ऑब्वियसली गवर्नमेंट ओन करती है इस डेवलपर को। Exactly. ह्यूज। Government is itself the developer, actually. The whole. दुबई में भी गवर्नमेंट डेवलपर ना, नखील, मीरास, Exactly. दुबई प्रॉपर्टीज, निशामा, मैदान, ये सब उन्हीं के हैं। इसी तरह से ये भी है। तो गवर्नमेंट भी कूद पड़ी है रियल एस्टेट के अंदर, और इसके साथ और भी डेवलपर्स हैं। ईगल हिल्स आया हुआ है, अबू धाबी का एक डेवलपर है वो है, और उसके अलावा फिर सस्टेनेबल सिटी है जो कि दुबई का एक डेवलपर है, तो वो उनका प्रोजेक्ट वहां हुआ है। शारजा के भी के अपना एक है अलिफ के नाम से, अलममशा प्रोजेक्ट है उनका बहुत बड़ा, वो आए हुए हैं। तो तकरीबन 12-14 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस वक्त शारजा के अंदर। बट ये शारजा की मार्केट को हम दुबई की मार्केट से कंपेयर ना करें, क्योंकि वो डिफरेंट मार्केट है, ये डिफरेंट मार्केट है, इसकी ग्रोथ भी डिफरेंट होगी। और लेकिन अपनी ड्यू डिलिजेंस अगर आप कर लेते हैं कि मैं जहां खरीदने जा रहा हूँ उसके चारों तरफ क्या होने वाला है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, एयरपोर्ट अपग्रेड हो रहा है शारजा का, 327 मिलियन डॉलर्स की अपग्रेड है वो, तो आई थिंक 2027 में तैयार होगा, वो हो रहा है। और फिर जो है वो जो पॉपुलेशन है उस साइड पे जा रही है। तो शारजा की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और मैं भी देख कर आया तो मैं तो बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ शारजा के क्वालिटी ऑफ वर्क से। हम नहीं सोच सकते कि दुबई से बाहर भी आपको इतना अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क मिल सकता है। So this is मतलब this is going to be
the second बोल सकते हैं कि it's going to be the second quality city after Dubai. ये आप कह सकते हैं कि वो साइड किक है उसका, साइड किक है वो, क्योंकि Right की. अबू धाबी भी मेरा जाना हुआ, अबू धाबी वो किसी और टेंजेंट के ऊपर है, क्योंकि एक तो उनका अपना बड़ा पैसा है ना अबू धाबी के लोगों का, तो वहां पे Exactly. इन्वेस्टमेंट हो रही है और वो काफी काम कर रहे हैं वहां पे। और जो आइलैंड्स है ना, यास आइलैंड है, रीम आइलैंड है, सादियात आइलैंड्स हैं, ये आइलैंड्स Correct. उन्होंने बनाए हुए हैं, वहां पे भी ठीक ठाक प्रोजेक्ट्स वगैरह इन्होंने लॉन्च कर दिए। लेकिन अभी जो इनिशियल मेजॉरिटी बायर है वो खुद अपने लोग हैं, और अब अबू धाबी काफी अट्रैक्ट कर रहा है बिजनेसेस को अपनी तरफ। तो वही वाली बात अच्छा. है कि हर बंदे को सूट नहीं करेगा ना दुबई। दुबई कहीं नहीं बना हुआ। अभी कुछ लोगों ने, अभी मेरी बातचीत चल रही थी, कुछ लोगों ने वो कनाडा से कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। अच्छा. उन्होंने दुबई में इसलिए नहीं की क्योंकि वो दुबई को पसंद ही नहीं करते इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा. वो कह रहे हैं यार मुझे ओमान में करके दो, मुझे रिटायर होना उसके बाद 5-10 साल बाद वहीं पे, मैं वहीं रहूंगा, वहीं रिटायर हो जाऊंगा। यंग, मतलब इतना वो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे सुकून की जिंदगी चाहिए। तो ओमान, अगर सुकून चाहिए आपको, सुकून, राइट, तो ओमान है। ओमान लेकिन आपको हलचल चाहिए दिन में दुबई वाली, और रात को चाहिए सुकून, तो शारजा। अच्छा. दिन में चले जाएं शारजा. दुबई, रात को आए शारजा, वीकेंड पे आए शारजा। कंजर्वेटिव कल्चर चाहिए आपको, सारा कंट्रोल, वो शारजा। लेकिन दिन में काम आपको दुबई में चाहिए, और दुबई में रहना नहीं चाहते आप। करेक्ट. इस तरह से तो वही ना, अब लोगों के पास बुफे है, मर्जी आपको क्या किसके साथ करना है। आपको चटनी के साथ खाना है दाल चावल, या आप चिकन लोगे। तो अब वो लोगों के पास ऑप्शंस आए हैं, अब उसमें देखना ये कि उनको क्या चीज सूट करती है। ये सबसे अच्छी बात आ गई है, क्योंकि पहले तो ऑप्शन नहीं था ना। ठीक है, अच्छा, हम इसको फिर करते हैं वाइंड अप। आई एम श्योर आपको कुछ नई बातें पता चली होंगी, और got too many valuable insights. I mean, it was a very interesting session. मतलब I had so many questions in my mind. So I think with this session actually I got to know so many things. At least आपने जो basic insights हैं, I got a very good clarity on those things. हाँ, वो फंडामेंटल्स हैं। देखें, हम को दीवारें, खिड़कियां या जमीनें नहीं बेच रहे, हम किसी का विजन बेच रहे हैं, हम किसी का पैशन बेच रहे हैं। तो जब आप वो समझ जाएंगे ना कि किसका पैशन है, किसका विजन है, या किसकी प्रॉब्लम बेच रहे हैं। शारजा की प्रॉब्लम है ये कि अगर वो दुबई बैठेगा तो फिर शारजा का क्या होगा। तो उसने कहा कि यार, मैं एक रियल एस्टेट था ना मेरे पास पैसा बनाने का, तो मैं क्यों ना रियल एस्टेट स्टार्ट कर दी उसने। फिर अब अगले सेशन करेंगे तो इंशाल्लाह रासो खैमा पे बात करेंगे, फिर ये अबू धाबी पे बात करेंगे, फिर ओमान पे बात करेंगे। बट ये कि आप अगर पता चल जाए तो फिर बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। बाकी चीजें तो एग्जैक्टली एट लीस्ट ये चीजें जो है, इट आल्सो विल मेक द इन्वेस्टर्स इजियर टू अंडरस्टैंड। उनके दिमाग में अगर कोई हिंज भी हो और एनीथिंग ऑन द क्लैरिटी साइड, so at least it will help to clear the bubble. यार आप ये देखें ना, आपका इन्वेस्टर है, गुड़गांव में इन्वेस्ट कर रहे हैं यार, प्रॉब्लम्स तो होंगे ना, चैलेंजेस तो हैं, नहीं सब कुछ है, सब कुछ। फर्क सिर्फ ये है क्योंकि वो जानते हैं उन सब चीजों को, सो दे आर स्टिल इन्वेस्टिंग, क्योंकि उनको पता है कि भाई एक दिन में नहीं मिलेगा, 10 दिन में मिल जाएगा, 10 दिन में नहीं मिलेगा, 20 दिन में मिल जाएगा, 4 रुपए में नहीं मिलेगा, 18 रुपए में मिल जाएगा, 15 रुपए में नहीं मिलेगा, ज्यादती हो जाएगी, मिल जाएगा। सबके बावजूद अभी भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं, और जिस चीज को हम जानते हैं ना, उस चीज को हम मैनेज कर सकते हैं। दुबई का है ना, फियर ऑफ अननोन है। शारजा इज अ फियर ऑफ अननोन, ओमान इज अ फियर ऑफ अननोन। जिससे जानो नहीं, उससे डरो। इंसान की फितरत है ना। इंसान को अगर किसी से दोस्ती करनी है तो उससे बात करेगा, ठीक है, और जिससे वो बात नहीं करेगा वो उसका डिफॉल्ट में दुश्मन है।
डिफॉल्ट में। मैं जानते ही नहीं ये हूँ, ये मैं जानते ही नहीं हूँ, आप स्ट्रेंजर है। वो तो स्ट्रेंजर क्या होता है, दुश्मन स्ट्रेंजर होता है ना, दुश्मन होता है, करेक्ट। दुश्मनी है ना। आपको क्या पता, 50-50 है। वो स्ट्रेंजर आपको फायदा वो भी, नेगेटिव को पहले ही लेके चलेगा ऑफ कोर्स। तो वो माइंडसेट जानता ये नहीं होगा है कि मैं इस पे ट्रस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो हमें जो क्लियर करना है ना, वो फियर ऑफ अननोन क्लियर करना, हमने फेमिलियर कराना है, हमें बताना है कि शेख हमारा जैसा आदमी है और वो बेवकूफ नहीं है, जैसे आप बेवकूफ नहीं है। आप डर रहे हैं निकालने को, शेख नहीं डरता होगा, डरता होगा, क्यों नहीं डरता होगा। ट्रू। इतनी इतनी मेहनत से बनाया है, इतना सब कुछ किया है, दुनिया में इतनी वाह 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 होती है शेख मोहम्मद की, नहीं डरता होगा, क्यों नहीं डरता होगा। फिर तो बेवकूफ तो कोई भी नहीं है ना। और उसके पास क्या रिसोर्सेज नहीं है, उसके पास क्या मैकेंजी नहीं है, उसके पास क्या डिलॉइट नहीं है, उसके पास जो बड़ी बड़ी कंपनियों का कोई कमी है किसी चीज की जो उसको एडवाइजर्स की कमी होगी उसके पास, ट्रू। बता दें। किसी की रिसोर्स की कमी है शेख मोहम्मद के पास? नहीं। तो फिर वेरी वेरी मुश्किल। बस, तो एक तो वो हमारे जैसा आदमी है, पहली बात, और दूसरा दूसरों की सुनिए, उसकी मत सुनिए। जो शेख मोहम्मद कह रहा है उसकी एग्जैक्टली। मत सुने, मत सुने। मत सुनिए। आईएमएफ की सुने, मूडीज की सुने, फिच की सुने, थर्ड पार्टी। मैं अभी एक लिस्ट बना रहा हूं, एग्जैक्टली। कोई 100 वो निकालूंगा मैं, 100 थर्ड पार्टी, अच्छा। 100 लिस्ट होगी 100 की, ठीक है। उसमें हम्म। लिंक्स भी होंगे। थर्ड पार्टी क्या कह रही है दुबई के लिए? अच्छा। दुबई छोड़ देना, दुबई तो झूठ बोल रहा है, दुबई तो बबल में, वो झूठ बोल रहा दुबई झूठ बोल रहा है, है। दुबई को छोड़ भूल जाते हैं, इग्नोर कर आप देते हैं बाहर दुबई के की हर रिसोर्सेज बात। को उठाने लगे। करेक्ट मैं करेक्ट। 100 बाहर के 100 रिसोर्सेज। 100 थर्ड पार्टी चीजें निकाल मैं काम कर रहा हूँ, जो 100 थर्ड पार्टी चीजें निकालूंगा और मैं शेयर करूंगा। ये बताएं, ये 100 के 100 गलत है? तो फिर मूडी बंद कर दो, फिच बंद कर दो, आईएमएफ की छुट्टी कर दो, इन सब की छुट्टी कर दो सबको। ये तो बेकार है, झूठ बोल रहे हैं सारे के सारे, 100 के 100। झूठ बोल रहे हैं। या 100 तो तो झूठ नहीं बोल पाएंगे। या तो एक या वो दो बोल सकते हैं। या तो वो झूठ या तो वो झूठ बोल रहे हैं, या मुझे 100 ऐसे बंदे निकाल के लाओ या रिसोर्सेज लाओ जो कह रहे हैं कि ये बबल है। राइट। टिट फॉर टैट है ना, एग्जैक्टली। टिट फॉर टैट। मैंने ये नहीं ढूंढ रहा कि वो बबल है या नहीं, मैं ये ढूंढ रहा हूँ ये लोग कह क्या रहे हैं। तो इसी तरह आप ये ढूंढिए कि कौन कह रहा है ट्रू। कि बबल है अपने या नहीं। रिसोर्सेज निकालिए। अपने अपने रिसर्चेस कीजिए। आप रीजन ला दीजिए 100, बिल्कुल 100%। अगर वो वैलिड होगा तो डेटा आपस में लड़ेगा ना, मैं आपसे क्यों लड़ूं, डेटा लड़ेगा। करेक्ट। राइट। डेटा तो अभी मैं प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक जो है ना वो एक कर रहा हूँ रिसर्च, तो वो मैं निकालूंगा। तो मैं लोगों से यही कहूंगा कि भाई आप दूसरी रिसर्च आप ला के दे दीजिए और आप शेयर कीजिए कि यार ये थर्ड पार्टी है सारे, ये सब झूठ बोल रहे हैं, या आपके पास राइट। कुछ ऐसी चीज है जो 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 इनके पास नहीं है। तो ये वाला गेम है सारा। तो एनीवे, वी आर स्टिल लर्निंग, वी आर स्टिल अ स्टूडेंट। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ये बबल वाला जो क्वेश्चन है, हाँ, it is a very very important question. It is important for everybody to understand कि एक्चुअली में दुबई में क्या है बबल वाला प्रोसेस, क्या है। और बबल कहते मेक किसको योर है, हंड्रेड्स ऑफ वाइज। बबल की डेफिनेशन क्या है, ये भी तो करेक्ट। पता है ना। आप क्या, ये बबल है, डेफिनेशन क्या है, आप किसको आप डिफाइन करो पहले, क्या बबल किसको कहते हैं। पहले वो डेफिनेशन समझेंगे तो जवाब देंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बबल कुछ और है, आपके हिसाब से बबल कुछ और है। तो बबल समझ एग्जैक्टली। लेते हैं। बबल का मतलब ये है कि यार ये मार्केट क्रैश कर जाएगी, ये कह रहे हैं ना। एक ये जनरल अंडरस्टैंडिंग में तो यही समझ ये में है ना, आता ये है। मार्केट क्रैश कर एग्जैक्टली। जाएगी, ठीक है। अच्छा, क्रैश कर जाएगी। क्रैश कर जाएगी, अब देखते हैं क्यों करेगी, क्यों क्रैश कर क्यों। जाएगी। पक्का कह रहे हैं 100% करेगी क्रैश, 100% क्रैश करेगी। अभी देखते हैं क्यों करेगी। अब क्यों ढूंढते हैं, क्यों पे जाते हैं, Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 100 क्यों निकालते हैं कि हाँ ये क्रैश करेगी। क्योंकि अगर 100 लोगों को समझ नहीं आता तो मैं इतना बड़ा चैंपियन कैसे बैठा हूं जो कहेगा नहीं नहीं इसने क्रैश करना है। करेक्ट। आपने पीएचडी की हुई है, इकोनॉमिस्ट हैं, हार्वर्ड में पढ़ा हुआ है, $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है आपकी लंदन के अंदर, पेरिस के अंदर। मतलब क्रेडिबिलिटी क्या है जिसपे हम ये कहें कि नहीं यार ये सब गलत है, आप ठीक कह रहे हो। आप ठीक कह रहे हो। आप क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर लो ना, अपनी बता दो यार मैं ये हूं, ऐसा था, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम। राइट। डेटा
मुंह से डेटा नहीं प्लेज द बोलते। मेजर। नहीं, एग्जैक्टली। डेटा वो डेटा बताएगा कि हम कहाँ खड़े हैं। तो एनीवे आई थिंक काफी इंटरेस्टिंग रहा, मुझे भी बड़ा मजा आया। इंशाल्लाह अगला करते हैं, इट इसमें फिर वाज हम अ डिटेल से बात वेरी गुड करेंगे सेशन। ओमान के ऊपर और बाकी जगहों पे बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, डन, डन। एंजॉय, ओके। अल्लाह हाफिज।